एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिमरन यूपीएससी चैनल। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इन फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी, ये तो नहीं था, कुछ लेफ्ट का पार्टी था मेरे ख्याल से। इन लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। इसके बारे में श्योर नहीं होगी, ईयर हमें पता नहीं होता, इसको डाउट मिला रखते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर्स, इट लीडर्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 75 मेंबर की, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली 1/10 जितने सीट्स अपने होते हैं लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में कितने सीट होते हैं, 1543 सीट्स होते हैं। इसका बाई 10 अपने करते हैं, यानी उसका ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन निकालेंगे तो 54 आएगा। तो कोई पार्टी का 54 या उससे ज्यादा मेंबर्स अगर लोकसभा में है तो ही उसको लीडर ऑपोजिशन घोषित किया जा सकता है। ऐसा रूल था पहले 2018 में जब क्वेश्चन आया था। अभी तो उसका नॉर्म तो अमेंड कर दिया, तो कांग्रेस का 44 सीट है, फिर भी लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस का है। ठीक है, चेंजेस। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉर श्योर गलत है, तो 3 गलत हो गया, तो अपने पास क्या बचा, बी इज आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि लीफ मॉडिफिकेशन कौन कौन होता है डिजर्ट एरिया में जो इनहिबिट करता है वाटर लॉस को। तो बेसिकली एनवायरमेंट का सवाल है, अगर मेरे ख्याल समझ गए होंगे। तो इसमें कुछ एडेप्टेशन मेजर्स करना बताया गया है, फिर एडेप्टेशन टेक्निक्स जो प्लांट्स और ट्रीज लगाते हैं अपना डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहले क्या होता है, डेजर्ट एरिया में क्या क्या हो सकता है। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स पॉसिबल है, टाइनी लीव्स पॉसिबल है, थॉर्न्स इंस्टेड लीफ पॉसिबल है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, डेजर्ट एरिया में पानी कम रहेगा, तो जो एक्चुअल ट्री का प्रॉपर्टी होता है जिसमें लीफ बड़े होते हैं, वो ट्राई करेगा, क्योंकि लीफ से देखिए ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर जो पर्कुलेट करके इवापोरेट होता है, तो उसको रोकने के लिए लीव्स कम से कम बड़ा हो, सरफेस एरिया कम हो। पहले लीफ का सरफेस एरिया घटना चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट ये है। लीव्स कम से कम वाटर इवापोरेट करेगा तो उसका माने वो थिक हो, थॉर्न्स माने कड़क हो जाए, ताकि सरफेस से पानी ज्यादा जल्दी रुके ही नहीं, माने जाए ही नहीं, तो वो पानी का रिक्वायरमेंट कम हो जाए। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट इन जनरल लीफ का कम हो जाए। तो ये दो प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज पूरा करता है, तो आंसर होगा डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एज पर एनएसएसओ एक संस्था है जो 70th राउंड में सिचुएशन असेसमेंट सर्वे किया था एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड का। तो हमें उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो पता करना है। राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड अमंग द रूरल हाउस हो सकता है। फिर आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग्स टू ओबीसी। इसका संभावना कम है, क्योंकि मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो होता है उनको थोड़ा एग्रीकल्चर से जोड़ा जाता है इन जनरल। तो ये गलत लग रहा है अभी तक तो। इन केरला लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड रिपोर्टेड टू हैव मैक्सिमम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, हो सकता है। तो 2 गलत अगर है और 3 हो सकता है, तो ऑप्शन सी बच गया। तो ये आंसर है, बस खत्म। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का ने पूछा है डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एनजीटी कैसे डिफरेंट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, ये तो आपको पता होगा, एक्ट से बना हुआ है। एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट, सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एक्टिविटी वाटर। तो गलत है, सीपीसीबी में पता है एक्ट से बना है, तो ये तो गलत हो गया। वाटर एक्ट, पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट से बना है, सॉरी सीपीसीबी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फर्स्ट गलत है। फिर एनजीटी प्रोवाइड्स इन फॉर एनवायरमेंटल जस्टिस, हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन ऑफ हायर कोर्ट्स। सीपीसी प्रमोट्स क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स, एम्स टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है। एनजीटी बेसिकली ट्रिब्यूनल है, तो वो यही काम कर रहा है, सीपीसी का फंक्शन हमें पता यही है, तो बिल्कुल आंसर सॉरी, तो बिल्कुल आंसर बी सही होगा। दिस इज इट, क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो खाली बी सही है। तो ये था अपना आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 9th शेड्यूल आपको पता होगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के संग इंप्लीमेंट किया गया था 9th शेड्यूल। इसके अंदर जितने भी लॉज हम लोग चाहते थे कि वो जुडिशियल रिव्यू पे लागू ना हो, शेड्यूल में डाला गया था। बट कोई फ्यूचर जजमेंट में डिसाइड हुआ कि जुडिशियल रिव्यू एक तरह से इम्प्लिसिट है अपने लॉ के अंदर, तो जुडिशरी उस पर रिव्यू ले सकता है 9th शेड्यूल में भी जो हुआ है उसके प्रति। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है और ये गलत है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, तो ये आंसर होगा इसका। तो आज क्वेश्चन ये है, which of the following best describes the merchant discount rate। इनमें से कौन सा टर्म जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो चीज है उसको सबसे अच्छा डिफाइन करता है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड्स पर्टेनिंग टू अ बैंक। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि बैंक कुछ इंसेंटिव दे रहा है, और मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा लग रहा है कि मर्चेंट के एंड से कुछ बात हुआ। ठीक है, तो ये देखते हैं, इसको रख सकते हैं डिस्काउंट टाइप पर, लग तो रहा है पर प्राइमा फेसी पर देखते हैं क्या बात है। द अमाउंट पेड बाय द बैंक टू द कस्टमर्स, कस्टमर को तो कुछ देने वाला बात है ही नहीं, तो हटा ही दो, बी तो रॉन्ग लग ही रहा है। द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स टू द बैंक डेबिट कार्ड, ये थोड़ा रिलायबल लग रहा है। और फिर द इंसेंटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू मर्चेंट्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स बाय देयर कस्टमर्स थ्रू पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स एंड डेबिट कार्ड, तो ये है अपना बैंक मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये होता है सी। ठीक है ना, दिस इज आंसर। ये देखिए भले ये सही लग रहा है, इंसेंटिव गिवन बाय द बैंक गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रहा है वो उसलिए दे रहा है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट बैंकों को नहीं लगाना पड़े मर्चेंट्स पे, इसीलिए गवर्नमेंट ये इंसेंटिव दे रहा है एमडीआर को नहीं लगने के लिए। ये अभी हम लोग का एक इशू भी होकर रखा है, इसकी वजह से बैंकों को इंसेंटिव नहीं है प्रमोट करने के लिए डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एमडीआर अगर नहीं मिल पा रहा बैंकों को, तो बैंक को इंसेंटिव भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए डिजिटल फॉर्म में। इसी कारण से गवर्नमेंट एक फंड एलोकेट कर रही है जहां से बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ये इंडिया प्रमोट हो। फिर से 2018 के कंटेक्स्ट में पूछा गया, उस टाइम पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट ही हुआ था डिजिटल इंडिया के अंदर। पर अभी आइडिया ये है, अभी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बारे में से पूछा है कि ये क्या होता है, तो सी आंसर होगा। ये वो चार्ज है जो बैंक मर्चेंट से लगाती है पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कस्टमर से थ्रू बैंक डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ कंट्री
बिकमिंग द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप है, इसके अंदर कोई सदस्य है जो न्यूक्लियर, जैसे कि यूरेनियम एक न्यूक्लियर पोटेंशियल वाला फ्यूल है, उसको कोई सप्लाई कर सकता है दूसरे कंट्री को, उसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में लाया जाता है। इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। सही बात है, उसको दिया जाएगा, उस पर ट्रस्ट किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर को प्रोलिफरेट करके वेपनाइज नहीं करेगा। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। तो ये वन सही है, टू रॉन्ग है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये आंसर सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ move करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लिवाई एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6%। इक्वलाइजेशन टैक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इक्वलाइजेशन, इसका मतलब वो दूसरे देश का कंपनी है, ये दूसरे देश है, ये इंडिया है, दूसरे कंपनी इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया में ऑलरेडी इंडियन ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, तो इसके पास कुछ एडवांटेज है, इसको इंडिया में टैक्स पे नहीं करना, इसको इंडिया में टैक्स पे करना। तो ये जो भी ये ट्रेड कर रहा है, इसको इंडिया का फैसिलिटी तो मिल रहा है, ये ट्रेडर्स को इंडिया का बेनिफिट तो मिल रहा है, पर टैक्स दूसरे कंट्री को पे कर रहा है, तो इंडिया को नेट बेनिफिट हो नहीं रहा, तो इसको भी टैक्स देना पड़े इंडियन गवर्नमेंट को, बिकॉज ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूज कर इंडियन गवर्नमेंट का, तो इसके लिए इसको इक्वलाइजेशन टैक्स देना पड़ता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए नॉन रेजिडेंट एंटिटीज को। ये नॉन रेजिडेंट एंटिटी मेंशन हो गया ना। तो ये तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसको रखते हैं, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। ये सही है, ये भी सही है, तो आंसर होगा इसका डी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी। ठीक है, तो देखिए फैक्चुअल बात है, उस टाइम ये जब 2018 में आया था, उस टाइम करंट अफेयर्स का पार्ट था, तो ये आपको उस वक्त तो पता होना चाहिए। वैसे ही अगर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो बड़ा दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम करंट अफेयर्स का सवाल था। तो अभी एज सच इक्वलाइजेशन टैक्स बहुत इवॉल्व कर गया है। ये अभी हम लोग इस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोग ग्लोबल कॉमन टैक्स का बात कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड टैक्स का हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्रॉस द वर्ल्ड 15% टैक्स लगाया जाएगा कंपनीज पे। ठीक है, हम उसका बात कर रहे हैं अभी। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इवॉल्व हो गया है, तो ऐसा इसका भी रिलेवेंस है नहीं, बट आप इतना समझना उस टाइम पे जो आया था उस हिसाब से आइडिया ये है कि डी आंसर है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी। एक कमिटी है जिसका रिपोर्ट आया था, उसने रिकमेंड किया कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल गवर्नमेंट बाय 2023 कंप्राइजिंग ऑफ 40% ऑफ द सेंट्रल एंड 20% ऑफ द स्टेट। ऐसा होना चाहिए, ये कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 60% रिकमेंड किया था। अभी हम लोग कंट्री में 85% चल रहा था, रिसेंटली हम लोग 60% रिकमेंड किए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ डोमेस्टिक लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर्ड टू 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गलत बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा लायबिलिटी है, टू इज रॉन्ग, तो बी और डी रॉन्ग हो गया। As per the Constitution of India, it is mandatory for the state to take central government consent for raising any loan. So the former owes any outstanding liability to later. बिल्कुल सही बात है, 2 is right, 3 is right, sorry, तो आंसर होगा सी। ठीक है, now let's move to the next question। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, the quantity of imported oil more than the domestic production of edible oil in the last 5 years। ठीक है, मुद्दा क्या है, इंडिया ऑयल में थोड़ा सा इंडिया को प्रॉब्लम, एक तो क्रूड ऑयल में भी है और यहाँ पर हम लोग एडिबल ऑयल की बात करते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का 10% एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करता है इंडिया। ठीक है, उसके बावजूद भी जब हमारी इंडिया का एक्स रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया जो 10% प्रोड्यूस करता है उसमें इंडिया कई सारा कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद भी इंडिया को जो नेट रिक्वायरमेंट है 60% इंडिया को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब यस, हम लोग का जो इम्पोर्ट एडिबल ऑयल्स है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग जो प्रोड्यूस 10% है वो वर्ल्ड का, और 60% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं यूज़ कर ही होंगे, वो हम लोग का यूज़ करके 40% कंप्राइज करता है। तो माने 60% जो कि 10% से ज़्यादा, ऑब्वियसली प्रोडक्शन से ज़्यादा जो डिमांड है हम लोग का, तो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल स्पेशल ड्यूटी। गलत बात है, अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो क्या होगा, फिर इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट कंप्रोमाइज हो जाएगा। अगर बाहर का हम लोग कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी टैक्स कर रहे हैं, तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, तो ऐसा हम लोग कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए 2 इज गलत, 1 इज राइट, आंसर ए। क्वेश्चन आज का ये है कि एक पर्सनैलिटी का हमें बात करें कि he wrote biographies Mazzini, Garibaldi, Shivaji, Shri Krishna, stayed in America, ठीक है, for some time and was elected to for Central Assembly। देखिए इसमें ये फीचर जो है ना, stayed in America वाला फीचर, ये और इलेक्टेड फॉर सेंट्रल असेंबली, ये थोड़ा सा बंदे को यूनिफाई कर देता है कि ये कोई यूनिक बंदा हो सकता है। ठीक है, एंड जो राइटिंग वाला बात है, तो सारे फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ ना कुछ लिखा ही है, तो इससे आप शायद इतना गेस ना कर पाओ अगर आपको स्पेसिफिकली याद नहीं है तो। बट स्टेड इन अमेरिका और इलेक्टेड फॉर सेंट्रल असेंबली से आप कुछ कुछ सॉर्ट डाउन कर सकते हो। ये इलेक्टेड सेंट्रल असेंबली में नहीं हुए थे, मोतीलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली में ऐसे ऐसे नहीं थे, तो इसका बिपिन चंद्रपाल नहीं थे, तो बचे लाला लाजपत राय। यही आपका आंसर बचता है, जो आप स्ट्रांगली बोल सकते हो कि लाला लाजपत राय। अगर ये बिपिन चंद्रपाल के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप बी और सी में तो नैरो डाउन कर पाओगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने देखें तो एक्चुअल में आंसर लाला लाजपत राय, दिस इज द आंसर, बिकॉज ये अमेरिका भी गए थे, अमेरिका में कुछ टाइम स्टे किए थे, सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट हुए थे, दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें जानना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि आधार कार्ड जो है इज यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ही मना कर चुका है बात कि आधार कार्ड को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा सकता, तो स्टेटमेंट गलत है। फिर ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इशूइंग अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट देखिए शायद आपको नहीं पता होगा, पर ये सही स्टेटमेंट है। आइडिया क्या है कि आधार नंबर जो है, अब आधार नंबर किसी का इशू हो रहा है, तो ये क्या मतलब हुआ कि इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर हमको क्योंकि कंपल्सरी नहीं है, ना सिटीजनशिप है ना डोमिसाइल है, और हमारा कुछ एरर भी हो सकता है कि हम इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो चाहते डीएक्टिवेट करना बिल्कुल कर सकते हैं, ये ऑप्शन होना चाहिए। और ये पावर यूआईडीएआई के पास ही है, जो कि इशूइंग अथॉरिटी आधार की। ठीक है, इस कारण से आपको स्टेटमेंट शायद पता ना हो, पता तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है, तो बी इज द आंसर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक, क्या चीज ऐसा है जो सिकुड़ गया, इमेंसली ड्राइड अप। देखिए इमेंसली वर्ड का बहुत सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। ठीक है, ये इमेंसली वर्ड जितना सिग्निफिकेंट है शायद वो समझ नहीं पा रहे। इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, देखिए इसमें से क्या ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा सूख गया है, श्रंक कर गया है। वैसे देखा है तो लेक बाइकाल, एलएलसी, ब्लैक सी, सब सी कुछ ना कुछ श्रिंक करेगा ही आइडियली, क्योंकि अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा तो सी का लेवल श्रिंक होना चांसेस है, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन क्या है कि विंड, डस्टी विंड ब्लो करता है, वो शॉर्ट लेके आता है, तो सी का जो लेवल है ऐसे भी कम होने के चांसेस बन जाता है बिकॉज ऑफ डस्ट डिपोजिशन। तो दोनों कारण से अगर आप लॉजिक बिठा के देखें तो सी श्रंक करना ही चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इमेंसली श्रंक वाला बात आया है। तो इमेंसली श्रंक का बात करें तो वैसे ही क्वेश्चन इफेक्टिवली गलत है, ऐसे इमेंसली ड्राइड अप देना गलत है, पर इमेंसली के संग रिसेंट पास्ट भी अगर लिख दिया ना तो इसका मतलब कम समय में कौन सा सी सबसे ज्यादा ड्राई अप हुआ है, तो इसमें एलएलसी आंसर आएगा अगर आपको पता चलेगा। इफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, देखिए क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। इसमें दो बात इंपॉर्टेंट है, इमेंसली ड्राइड और रिसेंट पास्ट, माने कम समय में ज्यादा ड्राई कौन सा होगा, तो आपको एलएलसी आंसर मिलेगा, तो आंसर होगा ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का बात चल रहा है। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आपको देख के लग रहा है कि रूल ऑफ लॉ होता है उसका इंडेक्स होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए कौन सा ऐसा संस्था है जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इशू करता है, रिलीज करता है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो वैसे आंसर इसका डी है। ठीक है, पर अपने अगर लॉजिकली एलिमिनेट करने का ट्राई करें तो क्या वो संभावना बन रहा है, देखते हैं। एमनेस्टी, एमनेस्टी मेनली सोशल एम्पावरमेंट में काम करता है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से रिश्ता ज्यादा कम लग रहा है, तो इसलिए गलत लगता है अभी तक सोच के। ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी चांसेस कम लगता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंटेशन में यूएन कमिश्नर का रोल हो सकता है, और ऑफिस ऑफ ह्यूमन कमिश्नर का ह्यूमन राइट्स में डायरेक्टली इससे रोल निकलना डिफिकल्ट लगता है कि ये तो फोकस्ड वर्क लग रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालना। तो बचता है बी और डी, 50-50% आप क्वेश्चन में अगर लॉजिक लगाओगे तो पहुंच सकते हो। अब बी को एलिमिनेट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कोई रिपोर्ट निकालता है। जनरली क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक पॉपुलर संस्था है, तो इसके बारे में हमें पता होता है। तो आपको आपको जैसे कोई भी पॉपुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में और उनके रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा आईसीजे का रिपोर्ट या इंडेक्स में कहीं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स नहीं आता है, तो हमारा आंसर होगा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। अगर आपको फैक्ट नहीं पता तो ठीक है, अगर पता तो बहुत सही, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, क्योंकि करंट अफेयर्स में कई बार न्यूज में रहता है, तो इस हिसाब से आंसर डी हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स, ऐसा क्या चीज है जो सारे एटीएम्स को इंडिया में लिंक करता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ना, ये तो नहीं लग रहा है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड नहीं, ये तो डीमैट अकाउंट सिक्योरिटी शेयर और म्यूचुअल फंड में डील करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भाई अपना सेंट्रल बैंक है, इसका डेफिनेटली कम सेंट्रल बैंक। देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की पैमाना वैसे आपको लगेगा नहीं, पर बाकी तीन जब नहीं है तो आपका क्या बचा सी, तो सी आंसर है, ये हो गया एलिमिनेशन टेक्निक। तो अगर सोचेंगे तो पेमेंट वाला का एटीएम क्या करता है, एटीएम अपने को कैश विड्रॉ करने में, कैश विड्रॉ करने में या अपने को डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। तो आइडियली एटीएम से संबंधित वाला काम जो है पेमेंट रिलेटेड वाला होना चाहिए। इस लॉजिक से भी आप सी लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो पता है तो वेल एंड गुड, इस समय वो डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर नहीं पता तो कैसे सोचना है। क्वेश्चन ये है 16 नंबर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक देखिए इकोनॉमिक टर्म के बारे में पूछा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो अपने को पता होना चाहिए पहले सॉल्व करने से पहले कि सीएआर क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसमें डेफिनेशन दिया है, इज एन अमाउंट, एक ऐसा पैसा जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट द एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल्स टू रिपे। वो सही बात है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है सीआर का। बेसिकली ऐसा कैपिटल है, सीआर मतलब ऐसा कैपिटल जो बैंक अपने पास रखता है। मान लीजिए बैंक है, बैंक ने कुछ लोन दिया लोगों को, ठीक है। अभी लोन देने के हिसाब से एक रिस्क होता है इस लोन में कि कितने लोग चुकाएंगे, बैंकों का एक नंबर होता है, इसके लिए एक्चुअलीज काम करते हैं, ये रिस्क डिफाइन करते हैं। उस रिस्क के हिसाब से समझ लीजिए बैंक का टोटल अमाउंट, ये बैंक है, ये बैंक का टोटल अमाउंट है जितना बैंक लोन दे रहा है, उसमें से कुछ पार्ट जो ये जो बैंक का लोन है इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो ये पार्ट अगर रिस्क है तो इस रिस्क को कवर करने के लिए कुछ परसेंटेज, कुछ कैपिटल परसेंटेज बैंक जो है अपना रखता है सेफ इन द फॉर्म ऑफ सीईआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये कौन डिसाइड करता है रेशियो कितना होगा, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। अगर समझ लीजिए कोई सब बैंक अपना इंडिविजुअली डिसाइड करेगा तो क्या होगा कि कोई बैंक बोलेगा हम 10% रखेंगे, कोई बोलेगा 12 रखेंगे, क्योंकि सब बैंक चाहता है मैक्सिमम पैसा लोन में देने का, जितना पैसा लोन में लोग देंगे उतना रिटर्न उनको उतना बेनिफिट होगा ना। तो सब बैंक मैक्सिमम पैसा लोन में देना चाहता है, पर नहीं, अपने को कुछ रिस्क भी सिक्योर करने हैं, इसके लिए कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई ने इंश्योर किया है, और जो सेंट्रल बैंक के बैंक रेगुलेटर जनरली इंश्योर करते हैं उसको वही मेंटेन करते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इंडिविजुअल बैंक डिसाइड नहीं करती, रेगुलेटर आरबीआई डिसाइड करता है। बट फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर ये है, टू आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, आधार, आधार एक आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई प्रोवाइड करता है। व्हाट डज इट इम्प्लाई, ठीक है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, ये तो तुमको पता ही होता है। और अपने जब आधार कार्ड बनाने गए थे तो अपना आइरिस स्कैन भी किया था, अपना एक फोटो भी लिया गया था कंप्लीट, और अपना फिंगर स्कैन भी किया गया था, इंडिविजुअल फिंगर स्कैन। तो ये कई चीज कई दो मेथड से अपने अपना
स्कैन ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। सेकंड इज डेफिनेटली सही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कैन बी इंटीग्रेटेड एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये भी सही बात है, आंसर होना चाहिए सी। सिंस हम लोग आइरिस स्कैन भी कर सकते हैं और कोई भी डिवाइस में अगर कनेक्ट करना है तो उस डिवाइस में हम लोग या तो आइरिस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं या फिंगर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी अगर लगा सकते हैं तो इंटीग्रेट हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इसलिए आंसर सी है। आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 18 नंबर में? वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, एक्यूट malnutrition और डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन कॉज्ड बाय वार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए ये करंट अफेयर्स का सवाल है। उस टाइम पे 2018 में वहां पे कहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम था कि या तो malnutrition वाली प्रॉब्लम थी, malnutrition, या तो लोग स्टार्वेशन से मर रहे थे, मतलब भूखमरी से मर रहे थे, या फिर लोगों को वार और एथनिक क्राइसिस से मर रहे थे। तो मोस्टली लगता है कि अपने को वेस्टर्न अफ्रीका वाला कंट्रीज, सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका वाला कंट्रीज कुछ कुछ हो सकता है, या फिर अपना मिडिल ईस्ट यानी यमन साइड का कुछ कंट्री हो सकता है। ऑप्शन क्या देखिए, तो अपना ये तो डी नहीं दिख ही रहा सामने, यमन और साउथ सुडान, ये ईस्ट अफ्रीका में है और ये अपना यमन आपको पता ही है, मिडिल ईस्ट। तो ये कंट्रीज का आंसर खत्म हो गया। वैसे करंट अफेयर सवाल है और सिंस मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा अवेयरनेस रहता है इस हिसाब से मैंने डी फिल्टर आउट कर लिया बिकॉज ये रीजन में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या 19 नंबर रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है। वुड्स डिस्पैच के संबंध में आपको बताना चाहिए। वुड्स डिस्पैच कब हुआ था? 1854 बेसिकली वुड डिस्पैच हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है मान लेते हैं, वैसे ही पहले स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, ठीक है। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। ये जो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन ये अपना मैकॉले में हो गया था, ठीक गलत है, आंसर होगा ए। सही गलत है तो बस इतना उसमें एलिमिनेट हो गया। बाकी तो हम लोग को श्योर नहीं पता था, हम लोग मान सकते हैं कि सही गलत होगा और ये पक्का है कि मैं कॉलेज के टाइम ये थर्ड वाला हुआ था तो ये गलत है, इसलिए आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटनाइजेस रिपोर्ट्स to the house whether the powers to make regulations, sub-regulations, bylaws, etc. conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive। देखिए अभी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला बात है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला बात है, ये तो क्लियर हो गया। तो फिर देखिए रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाइलॉज क्या है? तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये पावर चेक करने के लिए कौन सा कमेटी हो सकता है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी। काम खत्म, बी आंसर सीधा जवाब था। क्वेश्चन ये है एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई के तहत to be eligible for appointed as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned authority, state council teacher education। थोड़ा stringent लग रहा है तो डाउटफुल रखते हैं इसको अभी तक। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? As per right to education act for teaching primary classes, a candidate is required to pass teacher eligibility test। ठीक है, अभी तक सही लग रहा है। Conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guidelines। बिल्कुल सही लग रहा है अभी तक, तो इसको मोस्ट एक्यूरेट मानेंगे अभी तक। In India, more than 90% of the teacher education institutions are directly under the state government। डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ये 90% बोल रहा है, समझिए आइडियली इसके हिसाब से होना चाहिए, थोड़ा सा ये ज्यादा एक्सैजरेट नंबर लग रहा है, तो डाउटफुल रखते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें 2 राइट है और 1 और 3 डाउटफुल ऐसा देखते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है 2 राइट इसमें भी हो सकता है, तो 1 ये अगर 50-50 केस लेना पड़ेगा, अपने पास 2 ऑप्शन है, इससे चूज करना, तो मैं बी चूज करूंगा। तो दिस इज हाउ वी विल आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो लग रहा है अभी तक। ये स्ट्रिंजेंट ज्यादा है इसलिए इसको एलिमिनेट करेंगे बिकॉज मोर स्ट्रिंजेंट, ये टेक्निक होता है पेपर सॉल्व करने का। देखिए कई बार आपको सारी चीजें पता नहीं होंगी, दिस इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट, और ये जो है ये भी एक्सैजरेटेड लग रहा है। 90% अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीज थोड़ा ना मार रहा है यार। तो स्टेटमेंट 2 आंसर है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ ट्रेडिशन का नाम लिया गया है और फिर स्टेट का नाम लिया गया है, अपने को बताना कौन सा पेयर करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 आए भी आएगा, उसको ध्यान से सॉल्व करना है। मैंने क्या दिया? चापचार कट फेस्टिवल, खोंगजुम परवा बल्लाड़, थांगटा डांस। थांगटा आपको श्योर पता होगा कि मणिपुर का है, ये तो कोई मैंने गलत बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग है। अगर 3 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है तो अपने पास बचा ए और बी। ए या बी में आंसर राइट होगा। तो आइडियली ये खोंगचोम परवा देख के मणिपुर का लग रहा है, इस 2 राइट मान के बी के संग जाएंगे, तो इस हिसाब से बी आंसर होगा। देखिए इसमें भी रिस्क है, अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग लिखे, दोनों में रिस्क है, पर इतना पता है 50-50% अपने चांस होना है, राइट होने का चांसेस हाई है। और उसके बाद ये तो क्लियर है, थर्ड वाला रॉन्ग है तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो अपने ये रिस्क लेना पसंद करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली 1 तो करेक्ट है, ये तो श्योर होगा कि दोनों में है, 1 तो सही है, 2 पे गैम्बल है, 2 पे अपने गैम्बल है, तो खोंगचोम परवा बल्लाड़ अगर आपको नहीं होता तो रिस्क लेना बनता है, आंसर बी होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। पॉसिबल लग रहा है, एफएसएसआई एक्ट बना था तो ये पॉसिबल लग रहा है। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए फूड, ये फूड वाला सेफ्टी वाला जो है ना, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आने के चांसेस कम है, ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये फूड जो होता है ना, ये केमिकल से जुड़ा वाला बात होता है, तो ये फूड प्रोसेसिंग केमिकल के अंदर आता है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर हो सकता है या और कोई मिनिस्ट्री के अंदर हो सकता है, पर हेल्थ के अंदर होने का चांसेस का कम है। तो 2 गलत है, 2 गलत है, तो ये हटा दीजिए करेक्ट वाला, और ये भी हटा दीजिए। तो हमें क्या बचता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के संग, क्योंकि ये वाला सही लग रहा है, तो बिल्कुल भी ऑप्शन है। देखिए इसमें रिस्क है 50-50% वाला,
जैसे इसमें भी है, पर इसमें क्योंकि फर्स्ट वाला में थोड़ा एक्यूरेट लगा था इसलिए हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन जाएंगे, विल गो विद ऑप्शन ए। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन लकीली आज इसी टाइप का आया, तो वी लर्न अ लॉट, इससे हमें काफी सीखने मिलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ अफेयर्स। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है ये। टू स्टेट हम लोग इजराइल पैलेस्टीन के रिलेशन में यूज करते हैं। टू स्टेट सॉल्यूशन हम लोग इजराइल पैलेस्टीन के केस में यूज करते हैं। ये अपोज सॉल्यूशन है। टू स्टेट सॉल्यूशन इज अ प्रपोज्ड सॉल्यूशन, कि अगर इजराइल पैलेस्टीन दोनों को अगर कोएग्जिस्ट करना है तो दोनों को साथ में रहने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा इंडिया भी चाहती है, इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है, इसलिए आंसर बी होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो ये लर्निंग आपको हो जाएगा। नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में, विद रेफरेंस टू प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 बहुत ही पॉपुलर एक्ट है, वेरी पॉपुलर। इसके अंदर एवरी साल एक नया क्वेश्चन इससे डायरेक्टली ऐसे जुड़ा हुआ पूछता ही है पूछता है। ठीक है ना, क्योंकि अपने कंट्री में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो काफी पॉपुलर है, उसमें कई सारे इशू चैलेंज और नीड है उसका। फिर अपने अंदर कंट्री के अंदर पॉवर्टी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो एनएफएसए बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करता है पॉवर्टी को ओवरकम करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स। हम लोग अभी कोविड के टाइम में भी इसके अंदर काफी सारे फूड ग्रेन फ्री में दिए थे, अभी भी इसके अंदर हम लोग फ्री फूड ग्रेन देना चालू कर दिए जनवरी से 80 करोड़ इंडियन पीपल को। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। तो 25 नंबर में स्टेटमेंट क्या है? द फैमिली इज कमिंग अंडर द बीपीएल कैटेगरी। ठीक है, ओनली एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, ओनली वाला बात आ गया, उससे आपको चमक जाना चाहिए, वैसे गलत भी है, क्योंकि हम लोग जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी हैं उनको भी कुछ परसेंट डिस्काउंट में खाना मिलता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये सिर्फ गलत, बीपीएल को मिलता है, गलत, तो वन इज रॉन्ग, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अपने पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, या तो 2 सही है 3 सही है, तो दोनों में से एक आपने को पता तो काम खत्म हो जाता है। द एल्डेस्ट वुमन इन द हाउसहोल्ड ऑफ एज 18 इयर्स अबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउसहोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इश्यूज ऑफ राशन कार्ड। बिल्कुल सही है, अभी ये इसमें चेंजेस भी लाया गया बिकॉज हम लोग वुमेन हेड को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वुमेन जहाँ जाती है उसके अकॉर्डिंग उसका राशन कार्ड बनना चाहिए और उससे फैमिली में एम्पावर्ड होता है। ये गवर्नमेंट का फिलोसॉफी भी है, तो ये जज राइट, ये राइट है, तो आंसर हो गया बी। अगर थर्ड नहीं पता तो भी बी से काम खत्म हो गया। कई लोगों को उल्टा पता होगा, कई लोगों को पता होगा प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ्स और देयर आफ्टर। ठीक है, ये भी आपको नहीं पता। अगर ये पता है तो इसमें बहुत ही सॉल्व होता है, बिकॉज हमको पता होना चाहिए 2000 कैलोरी पर डे खाने पीने को चाहिए होता है। तो अगर प्रेग्नेंट मदर को देखा तो उसी के आसपास देना चाहिए आइडियली पर डे के हिसाब से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स वाला भी डाउटफुल लग रहा है कि प्रेगनेंसी और 6 महीने बाद तक क्यों, हमको लगता है 9 मंथ होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए नंबर, या 3 मंथ्स ही होना चाहिए, 6 मंथ्स हमको डाउटफुल लग रहा है। तो वी कैन सिंपली एलिमिनेट दिस ऑप्शन इस तरीके से, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड ये होता है गवर्नमेंट का फॉलो करने का। तो इससे भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकलता है तो इससे भी आप 3 को एलिमिनेट करके बी को राइट कर सकते हैं। दो मेथड है, तो आंसर बी है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। अब देखिए फर्स्ट अपने को ये समझना होगा कि जीआई एक्ट जो है, जो इंडिया ने लागू किया है, जीआई इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये गुड्स एक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से किसको फायदा होगा? ट्रेड को फायदा होगा, ऐसा आइडिया ही लगता है। तो इसमें कौन सा संस्था ट्रेड से जुड़ा हुआ है? देखिए आईएलओ जुड़ा हुआ नहीं है, आईएमएफ मनी से जुड़ा हुआ है। यूनिटैक जो है इन्वेस्टमेंट्स दिखाता है, जो इन्वेस्टमेंट्स कंट्रीज और इकोनॉमिक्स करती है उस इन्वेस्टमेंट्स को यूनिटैक कराता है। तो क्या बचा? डब्ल्यूटीओ, आंसर होगा डी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 27 ये है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। यानी कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स को नॉन कोल माइंस को ऑक्शन करने का पावर नहीं है। देखिए दो टाइप का माइन होगा, एक कोल माइंस, एक नॉन कोल माइंस। पहले ये सोचिए कि दोनों में से कौन सा माइन ज़्यादा क्रिटिकल है। कोल माइन ज़्यादा क्रिटिकल ऑब्वियसली पावर के लिए यूज होता है कोल, और आपको पता है पावर का कितना सिग्निफिकेंस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोल माइंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर करता होगा ऐसा लग रहा है, और नॉन कोल माइन डू नॉट हैव, तो ऐसा तो लग रहा है गलत है, क्योंकि इसके ऐसे लगता है कि स्टेट के पास नॉन कोल का पावर तो होना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। देखिए गोल्ड अपने राजस्थान में मिलता है, अपने को पता है, और गोल्ड कहाँ का मिल सकता है? जहाँ माउंटेन से नीचे निकल के रिवर वगैरह एरिया पड़ता हो। तो आंध्र और झारखंड में डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, ये फॉर श्योर नहीं बोला सकता, तो उसको डाउट में रखते हैं। फिर राजस्थान में आयरन माइंस, कोल माइन तो राजस्थान में है, तो आयरन माइन होने का चांसेस है, पर वी आर नॉट श्योर, उसको भी डाउट में रखते हैं, पर पॉजिटिव डाउट में रखते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट से वन गलत हो तो ये कर दिया। अब बचा अपने पास बी और डी, तो बी और डी में जो सही होगा वो उत्तर हो जाएगा। देखिए बी का सही होने का चांसेस डाउटफुल ज़्यादा है, क्योंकि झारखंड जो है प्लेटू रीजन, झारखंड इज प्लेटू रीजन, तो वहाँ पे कोल डिपोजिशन मिलने का चांसेस कम है इन जनरल। एंड आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन पड़ता है, तो अपना हाई रीजन नहीं पड़ता, तो इट्स वेरी लेस चांसेस कि सेकंड नंबर में हो, तो बी को गलत मानते हैं। थ्री जो अपना पॉजिटिव था डाउट में था उसको रखते हैं, बी को भी थ्री। ठीक है, रिस्क है इस क्वेश्चन को मार्क करने में, रिस्क है, बड़ी पॉजिटिव रिस्क है, ये रिस्क लेना बनता है। एग्जाम में आपको ऐसे रिस्क और ऐसे गेसेस लेने पड़ेंगे, तभी आप 70 टू 80 क्वेश्चन मार्क कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ पार होगा फिजिक्स का। तो ये टेक्टिक माइंड में रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या है? विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट का जो मेथड सिस्टम होता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके लिए स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? भीम ऐप। भीम ऐप क्या चीज़ के लिए यूज होता है? पहले से माइंड में रख लीजिए, पेमेंट के लिए होता है भीम ऐप। allows the user to transfer money to anyone with the UPI enabled bank account। बिल्कुल सही बात है, वन इज करेक्ट। While a chip pin debit card, chip pin वाला डेबिट कार्ड जो होता है, has 4 factor authentication, भीम ऐप has only 2 factor authentication। देखिए ये अगर आपको श्योर नहीं है, डाउट में रख के रखेंगे, फिर भी हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट वाला राइट है, तो आंसर होगा या तो ए या तो सी। अगर आप समझिए भीम ऐप लोग ज़्यादा यूज करेंगे, अब देखिए आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आप क्या चाहोगे? आपका पेमेंट क्या हो? सिक्योर हो,
तो सिक्योर होने के लिए आपका जो मेथड ऑफ पेमेंट है वो ईजी लेस नंबर ऑफ फैक्टर होना चाहिए कि हाई नंबर ऑफ फैक्टर होना चाहिए। ऑब्वियसली हाई नंबर ऑफ फैक्टर होना चाहिए, तभी मोर सिक्योर होगा। और भीम ऐप में लोग स्विच करेंगे डेबिट कार्ड से भीम ऐप में, तो चांसेस है कि लोग मोर सिक्योर सिस्टम में स्विच करना चाहेंगे। तो इसलिए आइडियली लगता है कि भीम ऐप में नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन डेबिट कार्ड से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए तो एटलीस्ट लग रहा है कि 2 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, अगर डेबिट कार्ड में 4 है तो। इस कंसीडर मान के आपने मान सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो अपना ये बात क्लियर हो गया कि सेकंड वाला गलत है, तो ये कट गया, ये कट गया, अब बचा ए और डी, और ये अपने को पता है सही है, तो आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर। अमंग द फॉलोइंग सिटीज, नीचे दिए गए शहरों में विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। अब देखिए अर्थ है, अर्थ में ये होता है लैटिट्यूड, इस टाइप से लाइन बनता है, एकदम एक्यूरेसी भी मत जाइए, मैं जस्ट रफली बता रहा हूँ, और इस तरह से लॉन्गिट्यूड बनता है, ठीक है ना, इस तरह से लॉन्गिट्यूड बनता है। अब लॉन्गिट्यूड ऐसे सर्कल अर्थ अपने को दिख रहा है तो सर्कुलर है, तो अगर इंडिया के टर्म में देखा जाए, इंडिया में इलाहाबाद के पास से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है वो अराउंड 82 डिग्री के आसपास है, 82 डिग्री या 88, मेरे ख्याल से 82 के आसपास कुछ नंबर है। तो ये लॉन्गिट्यूड पास होता है इलाहाबाद से, ठीक है, और इलाहाबाद यहाँ है और दिल्ली जो है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं इधर होगा। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के लॉन्गिट्यूड पे लाई करने वाला जो स्टेट है वो किस साइड पड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से वेस्टर्न साइड पड़ना चाहिए, तो हैदराबाद तो नहीं हो सकता, ईस्टर्न साइड है, ठीक है। नागपुर जो है हैदराबाद थोड़ा यहाँ पड़ता है, तो ईस्टर्न थोड़ा ईस्टर्न से tilted है। अब पुणे नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र यहाँ आ गया, तो ये दोनों एकदम ज़्यादा वेस्टर्न हो गया, तो क्या हो जाए बेंगलुरु। ये हो गया लॉजिक एलिमिनेशन टेक्निक, इस हिसाब से अपने को पता चलेगा कि बेंगलुरु इज द प्रोबेबल आंसर, ठीक है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो ये एक टेक्निक है, पता है तो वेल एंड गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरनेशनल लेवल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जो है उसका कन्वेंशन है 138 एंड 182। ये किससे संबंधित है? अब देखिए लेबर है, लेबर है, उसका दो कन्वेंशन है, दो टाइप का डिस्कशन कानून टाइप का कुछ होगा। जो 138 182 है इससे रिलेटेड हो सकता है, जेंडर पैरिटी और वर्क से संभावना कम है। रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस, फूड से बिल्कुल चांस नहीं है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, तो चाइल्ड लेबर बचता है, आंसर हो गया एक। इस तरह से देखिए सॉल्व हो गया। क्वेश्चन जो है 31 नंबर, रिगार्डिंग मनी बिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहले आप देखिए, ये पढ़ते ही आपके माइंड में समझना चाहिए मनी बिल क्या है। मनी बिल आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए। मनी बिल में सिर्फ दो आर्टिकल, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, दोनों आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मैटर आने वाला है। तो सेकंड बात आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर जो है उसी के पास खाली पावर है मनी बिल को अटैच करने के लिए, कि वही जो बोलेगा वो मनी बिल माना जाएगा। अभी आधार मनी बिल है कि नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिबेट चल रहा है, तो उस पर जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी तक खाली लोकसभा स्पीकर का पावर है अटैच करने की, ठीक है। और मनी बिल में राज्यसभा का पावर जो होता है वो बहुत कम होता है, ये तीसरा बात है। नाउ विल सी द ऑप्शंस। अब इसमें नॉट करेक्ट पूछा, ठीक है, ये भी ध्यान से समझने वाला बात है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। देखिए एनी टैक्स वाला बात आ गया तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो बी क्या है, अ मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कस्टडी, ये भी देखिए, अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी देखिए, अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग मनी और गिविंग एनी ऑफ द गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो फॉर श्योर होना ही चाहिए। देखिए बाकी सब में कुछ ना कुछ डाउट है, ठीक है, पर ये तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सी तो अपना मनी बिल है, सॉरी डी ऑप्शन तो मनी बिल है। आपने वो देखना कौन सा ऑप्शन नहीं है, मनी बिल वाला ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा। अब देखिए सी क्या है, कंसर्न विद एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी। देखिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ना वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, उस पर लेजिस्लेचर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो ये जो बात है ये वाला बात गलत है, क्योंकि मनी बिल लेजिस्लेचर के हाथ में होता है, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, इस बात को समझते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन में क्या होता है, समझ लीजिए एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, एक स्टेट है बिहार। मान लीजिए आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन वाई है और बिहार का पॉपुलेशन वाई टू। जैसे आंध्र प्रदेश में नंबर ऑफ एमएलए एक्स वन है, बिहार में एक्स टू है। तो हम लोग क्या करते हैं इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आवर कोर ऑब्जेक्टिव इज एवरी वोटर, जो हर एक वोटर है उसका वोट का वैल्यू सेम है, वोट का वैल्यू सेम है। वोट का वैल्यू सेम कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है कि जब समझ लीजिए मेरे एमएलए हैं, मेरे एरिया में समझ लीजिए एक्स वन नंबर ऑफ एमएलए है ना, तो एक्स वन नंबर ऑफ एमएलए अगर वाई वन नंबर ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर एक एमएलए का जो नंबर ऑफ वोट्स है जो जनता से इक्विवेलेंट हो रहा है ये वेरी करेगा। क्योंकि नेट नेट हमें क्या चाहिए, नेट नेट हमें ये चाहिए कि जो वाई वन पॉपुलेशन है उसमें जो एक्स वन एमएलए है ये रेशियो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ये रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हाँ इससे हमें ये पता चलेगा कि हर एक वोट का वैल्यू सेम नहीं हो रहा है, और हमें हर एक वोट का वैल्यू सेम चाहिए, तो वाई वन एक्स वन इक्वल टू वाई टू एक्स टू हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं अपने वाई वन इक्वल टू वाई टू, जैसे हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, तो अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन दोनों स्टेट का सेम है और इसमें नंबर ऑफ एमएलए एक्स वन जो है ज़्यादा एक्स टू से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक एमएलए का नंबर ऑफ वोट्स वेरी करेगा स्टेट बाय स्टेट, ठीक है ना। ये हम लोग इस केस को लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now coming to statement 2, the value of vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of Rajya Sabha। ये बात गलत है, इसका आंसर होगा ए। क्यों? देखिए क्योंकि राज्यसभा के एमपी 243 प्लस समथिंग है, लोकसभा के 543 है,
तो इन एनी केस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मुद्दा क्या होता है कि वोट ऑफ एमपीज का जो वैल्यू है नेट नेट दैट शुड बी इक्वल्स टू वोट ऑफ एमएलएज। दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब ईच एमपी का जो वोट है वो इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे इलेक्शन होता है। इसके बारे में और डिटेल जानना तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और दिस इज द कोर प्रिंसिपल। इस हिसाब से अपना आंसर ये होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का 23 नंबर, इन इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये सुनते आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या होता है। आपने कभी सुना होगा न्यूक्लियर कंट्रोल ग्रुप के बारे में, या फिर ऐसे ग्रुप जो कि न्यूक्लियर सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करता है, इंश्योर करता है कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वर्ल्ड का, वो चलता रहे, वो बेनिफिशियल काम करे यूज हो, और एटॉमिक बम ना बने। जैसे कि हम लोग वारफेयर के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज ना करें। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव ये एक तरह से यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी आप पकड़ सकते हो, यूएन को रिपोर्ट करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करता है, तो इंश्योर कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे और कम से कम। तो इसमें पूछा कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर इंडिया रेटिफाई करता है एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मतलब क्या है कि इंडिया फ्री में दे रहा है। इंडिया बता रहा है कि आप मेरे कंट्री में आइए और पूरा मेरे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो इन्वेस्टिगेट करके आपको यूज ओनली फॉर सिविल ग्रेड प्रोग्राम, दिस इज द आइडिया। तो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आईईए सेफगार्ड्स। ठीक है, ये पता है अपने को। तो इसका आंसर ए, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर इंस्पेक्शन ऑफ आईईए। ये मैंने क्या बताया, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंश्योर करता है। तो इसका मतलब क्या, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर उसके अंदर आएगा, मिलिट्री वाला कैसे आ सकता है। तो सेकंड बात क्या, कंट्री विल हैव द प्रिविलेज बाय यूएन फॉर द न्यूक्लियर सप्लाई। देखिए और भी कई कैटेगरीज को पूरे करने पड़ते हैं, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन करना पड़ता है। तो कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ एनर्जी। ये सही नहीं है, कोई भी चीज ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, साइन करना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अपना आंसर खाली ए होगा। दिस इज आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर ये है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हमें कंट्री कंसीडर करना है और बताना है व्हिच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशिया। एशियन कौन होते हैं, एशियन 10 देश का कॉम्बिनेशन होता है, 10 कंट्रीज इधर साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्री मिलकर एशियन बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये लोग ट्रेड करते हैं आपस में। अब कुछ होता है एशियन प्लस, अगर आपको नहीं पता तो एशियन प्लस कुछ होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, कनाडा आई होप है शायद, इंडिया, ऐसे कुछ कंट्रीज है जो एशियन प्लस के मेंबर है, जो एशियन के संग ट्रेड करते हैं पर एशियन के खास मेंबर नहीं है। तो वो कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं एशियन के साथ। उसमें इंडिया ऑब्वियसली है, चाइना भी ऑब्वियसली है, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली है, 3 तो पक्का। तो 1 3 4 कहाँ पे, यहीं पे है, तो यहाँ सी हो गया। तो बाकी कंट्री देखने की जरूरत ही नहीं अपने को, बाकी कंट्री है कि नहीं अपने को पता नहीं, फ्री ट्रेड में साइन है कि नहीं। पर एशियन प्लस में तो सब कंट्री अपने को पता है। तो कौन कौन से ट्रेड साइन है अपने को श्योर नहीं है, तो बस इतना पता है इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया तो है। ठीक है ना, क्योंकि इंडिया का तो आपको पता ही है, चाइना का आपको पता ही है। इस हिसाब से अपने आंसर सी मत करो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है 35 नंबर, विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये ग्लोबल अलायंस है तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट आ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। रक्षा इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस। ये अपने को नहीं पता, ऐसा नहीं लगता कि इसका आउटकम होगा। मेंबरशिप ऑफ गक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। हाँ सही बात है, ये हम लोग अलायंस बनाया तो हम लोग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन तो बनाएंगे नहीं। तो ये बात सही है। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गक्स। तो ये बात हमें नहीं पता, और वन हमें गलत लग रहा है, वन कटा देते हैं। तो ऑब्वियसली सही है के हिसाब से। तो अपने पास 2 ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपने को इतना पता है, 2 डेफिनेटली श्योर हो गया, तुम्हारे अपना लॉजिक सही है अभी तक। ये गलत है तो हटाई दिए पहले। अब इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल की नहीं, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल ये अपने श्योर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडिया चाहता है, पर इंडिया का तो ग्लोबल अलायंस का पार्ट होगा, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज एफएस के मेंबर होंगे। तो आई डोंट थिंक इंडिया का डायरेक्टली पार्ट होगा, तो वी कैन इग्नोर दिस। ये गेस है, पर वी विल गो विद द बी ऑप्शन। तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका सारा क्वेश्चन एक टेक्निक आपको सीखने मिलेगा पेपर सॉल्विंग का। यहाँ पे फोकस मत कीजिएगा आपका आंसर राइट निकल दिया गलत निकल गया, आपको फोकस ये करना है कि आपने क्या सीखा। तो जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है, दिस विल हेल्प इन द एग्जाम। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान। डिजिटल इंडिया प्लान का क्या एम है, एम माने ऑब्जेक्टिव, एम क्या वो अचीव करना चाहता है। तो 2018 में बोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना, ऐसा कोई एम तो हम लोग है ही नहीं। हम लोग एम ये कि डिजिटलाइजेशन का फायदा पूरे इंडिया को मिले, पूरे इंडिया में हर लोग डिजिटल वर्ल्ड का फायदा उठा सके। सारे स्कीम्स गवर्नेंस के लिए मेनली, जितने भी गवर्नेंस स्कीम्स है लोगों को डिजिटली मिल पाए। एक्सेसिबिलिटी गवर्नेंस स्कीम का बढ़ाना, जैसे कि कोविड नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, 2018 की बात का बात है, बट ऑब्वियसली हम लोग नहीं सोच पाएंगे, विजुलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट वाज न्यू दैट टाइम। बट अभी हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, तो 1 तो नहीं है। नाउ स्टेटमेंट 2 क्या है, एस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे भाई, हम लोग पूरा एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। पहली बात यही गलत हो गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विदिन आवर नेशनल ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। देखिए वी वांट कि कंपनी हमारे नेशनल बाउंड्री के अंदर डेटा सेंटर्स बनाए, पर हम उसके लिए पॉलिसी डिजिटल इंडिया के अंदर नहीं बना। ठीक है, वो हम लोग अलग प्राइवेसी लॉज के अंदर वो बात चल रही है। 2 नवंबर भी गलत हो गया, तो 1 और 2 गलत हो गया, तो बस क्या बचा, बी इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। टाउन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़, ऐसे शहर जो न्यूज़ में हर बार कई बार रहे हैं, और कंट्री, ये इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है। इस टाइम न्यूज़ में जो कंट्रीज या उनकी सिटीज फेमस रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उनके बारे में चेक करने के लिए पूछा है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन क्या क्या पढ़ते हैं, एलेपो, किरकुक, मोसुल, मदर शरीफ। तो देखते हैं 4 में से कौन सा सही है। पहले एलेपो, एलेपो पढ़ने को पता नहीं लगा, श्योर होगा सीरिया हो सकता है।
किरकुक यार येमेन में तो नहीं है, किरकुक कोई अपने को लग रहा है वो मिडिल ईस्ट में ही है पर येमेन में नहीं है, इट्स मोर लाइक थोड़ा सेंट्रल साइड में। मोसुल, मोसुल भी यहाँ पे नहीं है, मोसुल भी सब इराक ईरान के आसपास वाला इलाका लग रहा है, फलस्तीन में तो नहीं लग रहा। फिर मदर एशिया, तो 2 और 3 रॉन्ग है, इशू है 2 और 3 रॉन्ग है, तो मदर का भी ये सॉल्व हो गया आंसर ये है। ठीक है, लॉजिकली सॉल्व करने का ट्राई किया हमने, ये सब थोड़ा थोड़ा न्यूज़ मुझे याद था, इस हिसाब से मैंने सॉल्व कर पाया, थोड़ा लॉजिक बिठा के। अगर आपको देखिए पूरा तो मुझे भी याद नहीं था, हो सकता है आपको एग्जाम में पूरा याद ना है। अगर आप पार्शल भी याद रहा है, यू कैन टेक एन अटेम्प्ट, अगर नहीं याद रहा तो कंप्लीटली स्किप कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होता है एग्जाम में, उसमें इमोशनल नहीं हो जाता। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या है, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक फीचर था कि हम लोग फेडरेशन बनाएंगे, जो तो बन नहीं पाया, बट इन प्रिंसिपल उनका आइडिया था। रेसिडरी पावर्स वर गिवन टू द, ऑब्वियसली वायसराय को दिया जाएगा, गवर्नर जनरल। रेसिडरी पावर हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया गया था, वायसराय गवर्नर जनरल। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है फॉर रेफरेंस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ शी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ असेंबली। देखिए पॉलिटिकल सवाल है तो क्लियर हो गया, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हम लोग बात कर रहे हैं, जो एमएलए विधानसभा लोग होते हैं वो वाले टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर अगर वो मेंबर नहीं रहे तो असेंबली का उसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्पीकर जो है उन्हें अपने लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना कंपल्सरी है। ये हो सकता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं तो पार्टी से उन्होंने रिजाइन कर दिया टू बी न्यूट्रल, ये पॉसिबल है, यूके में ऐसा होता है कई बार। बट ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीकर है पर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है, क्योंकि उन्हीं में से इलेक्ट करके लोग स्पीकर बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अपना सही हो गया। Whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately। नहीं, ये बात गलत क्यों है, क्योंकि आप समझिए कि पुराना हाउस है, ये नया हाउस है, पुराना हाउस में कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है, उन्हीं में से स्पीकर बना होगा। अब नया हाउस में नए मेंबर चुन के आए होंगे, उनमें से स्पीकर उनको इलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक ये स्पीकर इलेक्ट नहीं होता तब तक ये स्पीकर केयर टेकर स्पीकर रहता है, पहले आके ये प्रो टर्म स्पीकर इन्होंने इलेक्ट करना होता है, जो कि इस नए असेंबली के सब सीनियर मेंबर होते हैं जनरली बाय कन्वेंशन। तो ये आके प्रोटम मेंबर प्रोटम स्पीकर बनते हैं, फिर ये सबका शपथ ग्रहण करवाते हैं, फिर उसके बाद एक स्पीकर चुना जाता है इनमें से, जो जगह फाइनल स्पीकर बनता है। तो ये स्पीकर जब तक प्रोटम स्पीकर नहीं बनता न्यू हाउस का, तब तक वो स्पीकर बने रहते हैं, तो इमीडिएटली रिजाइन नहीं करते, क्योंकि हाउस को सेशन में आना पड़ेगा, तभी प्रोटम स्पीकर चयन किया जाएगा ना। इसलिए सेकंड नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो हमने आंसर आया था। Now let's move to the next question. अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का, which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty। लॉ और लिबर्टी दोनों के बीच में सबसे बढ़िया रिलेशन कौन सा स्टेटमेंट प्रूव करता है, ये देखिए समझिए, गौर फरमाने का बात है। इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, लॉज इंक्रीज होगा तो लिबर्टी घटेगा। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, इफ देयर आर नो लॉज यानी कि जीरो, इफ देयर आर नो लिबर्टीज, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। इफ देयर इज लिबर्टी, अगर लिबर्टी है तो लिबर्टी लोग लॉ बनाएंगे तभी लॉ बन पाएगा। इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अब देखिए इसमें बहुत सारा पर्सपेक्टिव में बहुत सारा आंसर हो सकता है, सोचने वाले का बात है, और इसमें वो आंसर ज़्यादा सही होगा जो अपने आप पे थोड़ा सा अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को थोड़ा लगता है। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या होगा, खुद सोचिए, और इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर बहुत सुटेबल है बी नंबर। आप खुद सोचिए, किसी कंट्री में अगर लिबर्टी नहीं है तो लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, लोग इलेक्ट नहीं करेंगे तो लेजिस्लेट कौन करेगा, लेजिस्लेट नहीं करेगा तो कैसे कानून बनेगा, तो नो लॉज। ये एक थिंकिंग भी है, स्पेशली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में लोगों को तरह तरह की लिबर्टी मिली है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को एनहांस करने के लिए, ताकि लॉ बना पाए। पर इसका मतलब ये नहीं जहाँ एनार्की और मोनार्की वहाँ लॉ नहीं होता। अब देखिए ब्रिटेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, वहाँ भी लॉ है। एनार्की जहाँ पे नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर है, नॉर्थ कोरिया 3 का चलता है, पर वो भी लॉ है। तो ऐसा हम लोग कैसे बोल सकते हैं। पर इस देखिए इसमें समझने का बात है स्टेटमेंट में क्या बोला, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। इसमें ये नहीं बोल रहे कि लिबर्टी है तो लॉ बनेगा, इसमें बोल रहे कि लॉ है, लॉ अगर नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए लॉ क्या करता है, समझिए अपना अपना वर्ड है, इसमें लॉ एक पैरामीटर बना देता है कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज दैट हैव टू बी डन इन अ पर्टिकुलर वे, अदरवाइज दे कैन नॉट बी डन, ठीक है। बट इस पैरामीटर के बाहर आप सब कुछ फ्रीली कर सकते हो। ये जो लॉ का पैरामीटर है ये इंश्योर करता है वी एज अ सिविलाइजेशन फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बिहेव इन अ वे दैट वी ऑल लिव पीसफुली। तो लॉ है तो ये लिबर्टी है, समझिए लॉ नहीं रहा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया मान लीजिए कंट्री है, उसमें आज जो डिक्टेटर है उन्होंने बोला ये कानून, अगर उनको कोई अच्छा नहीं लगा तो वो एक और कानून बना दिए, परसों एक और कानून बना दिए, हो सकता है कि हर एक लिबर्टी खत्म हो जाए। तो इस तरह से अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी होने का संभावना कम है, इसलिए आंसर होगा बी। अब आप समझ पा रहे हो थोड़ा सा प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा हाउ वी कैन आंसर दिस स्टेटमेंट। इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है वो देखिए, कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस। बिल्कुल सही बात है। अब समझिए कोई गवर्नर है, उसको हम लोग कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगा दिए तो उनका इमेज को क्या होगा, उनका इमेज पूरा खराब हो जाएगा, और स्टेट का इमेज पूरा खराब हो जाएगा। जिस स्टेट का गवर्नर ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहा है उसमें लोगों का ट्रस्ट कहाँ आ जाएगा पॉलिटिकल अपैरेटस में। इस वजह से कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर पे लगाया नहीं जा सकता अगर वो किसी भी टर्म ऑफ ऑफिस में स्टेट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सही है। बट हाँ, सिविल प्रोसीडिंग हम लोग चालू कर सकते हैं विद 2 months ऑफ नोटिस, 2 महीने का नोटिस देके सिविल प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। ये स्टेटमेंट भी सही आंसर सी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर गवर्नर अगर अपॉइंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो अगर सेंट्रल चाहे
तो भाई गवर्नर का सैलरी अलाउंस चेंज करके उसको कंट्रोल कर सकता है, तो गवर्नर के इंडिपेंडेंस को कर रहा है। ऐसा चीज बोलने का बात है, गवर्नर का टर्म भी सेंटर डिसाइड करते हैं, तो इधर इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है गवर्नर का। पर इन अ वे सैलरी के टर्म में इंडिपेंडेंस गवर्नर को रहता है, उनका टर्म अगर वो गवर्नर चयनित हो गए तो उनका सैलरी को डिमिनिश नहीं किया जा सकता। तो इसके आंसर सी करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द वेल नोन पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग्स टू। ठीक है, बनी ठनी को बोला जाता है मोनालिसा ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। ठीक है, तो राजस्थान है तो वही देखिए, राजस्थान में देखिए बूंदी हो सकता है, जयपुर हो सकता है, कांगड़ा स्कूल नहीं हो सकता, तो सीधे कटा दीजिए, किशनगढ़ हो सकता है। वैसे मुझसे पूछेंगे तो मुझे पता किशनगढ़ स्कूल है, तो आंसर डी। अगर नहीं पता तो एटलीस्ट आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, कांगड़ा हिमाचल उत्तराखंड में, हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, आपको इतना पता होगा उस रीजन का हिमाचल में पड़ता है, एटलीस्ट आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो बाय ज्योग्राफी विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट बनी ठनी। और सेकंड एक और तरीका राजस्थान का है समझने के लिए, अगर आपको ये भी नहीं पता कांगड़ा के बारे में, तो बनी ठनी नाम से राजस्थानी नाम है। अगर आपको थोड़ा भी राजस्थान कल्चर के बारे में पता है तो बनी ठनी देख के लगता है कि थोड़ा सा मारवाड़ी टाइप का नाम है, जो कि मारवाड़ी फ्रॉम राजस्थान, मारवाड़ रीजन है राजस्थान में, वहाँ का भाषा से मिलता रहता है। तो इसी तरह से वो गेस कर सकते हो राजस्थान का, तो भी आप सी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, इतना श्योर है। बट एक्चुअल पता करने के लिए आपको सेंस नहीं पड़ेगा किशनगढ़ स्कूल है, बिकॉज बूंदी और जयपुर स्कूल भी राजस्थान के, अगर ज्योग्राफी से सॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 43 नंबर, व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड। आपको थार्ड के बारे में ऐसे देख के लग रहा होगा कि इंडियन डिफेंस कुछ टेक्नोलॉजी है, बट टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस देख के लगता है कि कुछ फॉरेनर होगा भाई, क्योंकि यूरोपियन वेस्टर्न नाम लग रहा है एक्चुअली। थार देख के इंडियन लग रहा है, पर इसका नाम देखिए वेस्टर्न नाम लग रहा है। तो इजरायली रेडार सिस्टम हो सकता है, पर चांसेस कम है। इंडिया इंडिजिनस लैंडिंग साइट प्रोग्राम हो सकता है, पर चांसेस कम है। थार देख के आपको ये डाउट हो सकता है कि थार भाई इंडियन कुछ ऐसा नहीं। फिर एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम, ये प्रोबेबल लग रहा है। डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड कोरिया, चांसेस कम है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद ऐसा कोलैबोरेशन जापान को करना मना गया था। जापान और साउथ कोरिया कुछ अलग बन सकते हैं, पर चांसेस कम है कि वेपनाइज करे अपने आप को जापान अपने डिफेंस के लिए अभी के टर्म में, क्योंकि हट गया उस लॉजिक के हिसाब से। तो अमेरिका इजरायली बच गया, तो अमेरिका होने के चांसेस ज्यादा है इफ यू टेक अ गेस। और ये रडार सिस्टम है भी एंटी मिसाइल सिस्टम, सबसे आपको गेस कर सकते हो कि सी आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 सॉल्व करते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। त्यागराज कीर्ति जो है डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण, आपको पता नहीं क्योंकि त्यागराज शैवाइट थे कि वैष्णवाइट थे, इसका अपने को सेंस नहीं। तो त्यागराज क्रेडिट सैवल नहीं लगा जी, और पक्का है, क्योंकि त्यागराज का नाम ही वैसे पड़ा है। और नंबर 4 त्यागराज में कंटेम्प्रेरी। अब देखिए यूपीएससी के जितने 5 क्वेश्चन है उनको देखिए ये बताता है कि जहाँ कंटेम्प्रेरी पूछा गया वो गलत होगा, तो उस लॉजिक से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम देके। ठीक है, अगर आपको पता तो वेल एंड गुड, नहीं माना तो उसको रॉन्ग मान के चलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर 3 रॉन्ग है तो कौन कौन सा 3 हटा दिए उसको, तो आंसर बचा बी। तो अपने वैसे भी पता था, तो अपना आंसर आ गया, बैठ गया, लॉजिकली सेट हो गया। तो अपने इसको राइट मानेंगे एंड देन विल मूव नेक्स्ट फॉरवर्ड, क्योंकि अपने को नहीं पता कि शैवाइट थे कि वैष्णवाइट थे। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो इस टेक्निक से सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन को। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। आपको पता होगा आर्टिकल 14 जो है रूल ऑफ लॉ को कवर करता है इंडिया के अंदर। आर्टिकल 14 एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14, 2021 में भी क्वेश्चन भी आया था, तो इस पर अपने देखते हैं क्या बोला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज मेन फीचर्स, रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर क्या क्या है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सही बात है, आर्टिकल 14 का एक पार्ट ये है। इक्वल रिस्पांसिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ऐसा कोई रिस्पांसिबिलिटी का बात नहीं किया गया, 3 नंबर हटा दो पहले, 3 हटा दिए, 2 सही है। अब 1 नंबर स्टेटमेंट देखना है, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, बिल्कुल सही, लिमिटेशन ऑफ पावर है, अपना आंसर आएगा सी। बिकॉज रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर जो लॉ बना दिया उसको हमें क्वेश्चन नहीं करेंगे, उस लॉ को पूरा फॉलो करेंगे एग्जीक्यूटिव। तो अगर एग्जीक्यूटिव कोई लॉ को फॉलो करे इसका मतलब उनको लिमिट कर दिया गया, उनके पावर को लिमिट कर दिया गया। तो दोनों बात सही होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल एक्ट हो, एंड इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों प्रिंसिपल उसका, तो 1 और 2 दोनों सही हो गया। तो यह स्टेटमेंट रजिस्टर में बच गया। आपने को पता है कि पीपल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट इसमें नहीं कवर किया, 3 हटा दीजिए, 3 हटा के अपना आंसर सी हो गया। इस तरह से सोचना आपने। अब मैं पहला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। देखिए इकोनॉमी का सवाल है। लीगल टेंडर मनी का क्या मतलब है, इंडिया है, इंडिया के अंदर आप हो और मैं हूँ। ठीक है, आप मुझे कुछ पैसा दिए, एक फटा कागज भी दे सकते हैं और 100 रुपए का नोट भी दे सकते हैं। पर ऐसा क्यों है कि मैं 100 रुपए का नोट मान लूंगा, ले लूंगा, और कुछ सामान आपने से कहना चाहिए आपको दे दूंगा, और फटा कागज आपसे मैं नहीं लूंगा, या फिर नॉर्मल कागज आपसे नहीं लूंगा, सेम साइज का भी, सेम कलर का भी, तब भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है, जो 100 का नोट आप देखे, वो आरबीआई हमें साइन करके देता है, दैट इज लीगल टेंडर। वो लीगल टेंडर है, इसलिए हम एक्सेप्ट करेंगे। सिमिलरली आप एक डुप्लीकेट कागज हमें दोगे, भले सेम सिंबल भी हो उसके अंदर, और उसके अंदर कोई फीचर ऐसा होगा जो मिसिंग होगा, जो आरबीआई दे सकता है, आप नहीं दे सकते, तो वो नकली नोट है, उसको हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम नोट भले 100 रुपए लिखा हो, 1000 भी लिखा हो उसमें, तभी भी, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं। ठीक है, ये होता है लीगल टेंडर कॉन्सेप्ट। और इसे पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। द मनी विच इज टेंडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिफोर फी ऑफ लीगल केसेस। तो ये हो सकता है, पर ये एक्जैक्टली उसको लीगल मनी नहीं बोलते, तो स्टेटमेंट गलत है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, बिल्कुल सही बात है। बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल, ये गलत है, एक इंस्ट्रूमेंट है, दिस आर नॉट लीगल टेंडर, दिस आर इंस्ट्रूमेंट्स। द मेटेलिक मनी इज सर्कुलेशन इन द कंट्री, मेटेलिक मनी में नोट्स भी होते हैं, सिर्फ मेटेलिक मनी में नोट्स भी होते हैं, वो लीगल टेंडर है, तो दी गलत है। इसमें देखिए खास बात क्वेश्चन में समझिए, करेक्टली डिस्क्राइब, तो ये डी ही करेक्टली डिस्क्राइब करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। अब कोई भी सामान गवर्नमेंट है, कोई सामान गवर्नमेंट पब्लिक को फ्री में दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, देन क्या उसमें क्या बात समझने लग सही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो,
द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये देखिए क्वेश्चन बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इकोनॉमिक टर्म है एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके रिलेटेड टर्म है। उसका मतलब ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सपोज लीजिए एक बस है और आप पैदल है, आप एक बस है और एक पैदल है, आपको इस डेस्टिनेशन में जाना है, डेस्टिनेशन डी। तो अब दो रास्ता है, एक तो बस में चढ़ के बस में जा सकते हो या पैदल जा सकते हो। अगर आप पैदल गए वहाँ तो दोनों टाइम आप डेस्टिनेशन डी पहुंच जाओगे, और पैदल गए तो कुछ टाइम आपका लगा, उस टाइम आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी या कुछ मनी मेकिंग टास्क कर सकते थे। तो वो जो टाइम आपने वेस्ट किया पैदल जाने में, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो आपने लॉस किया, इन्वेस्ट किया पैदल जाने में, अगर बस में रहते तो वो अपॉर्चुनिटी आपको बच जाता। तो ये कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सिमिलरली एक एक अपने को डेस्टिनेशन डी पहुंचना है, उसका पाथ ए है, पाथ बी है। उसको आप किसी भी लाइफ के कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर लीजिए, आपके पास दो रास्ता है, ठीक है। उसमें हमारे दो पैरामीटर रहेगा, टाइम और मनी, बिकॉज टाइम इज मनी, ये प्रिंसिपल मान के लिए चलते हैं, टाइम और मनी। तो जो भी पाथ लोगे, इसमें किसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी में मनी ज़्यादा लगेगा, आपको उसको वे करके आप डी तक पहुंचोगे। तो जिस भी पाथ से आप पहुंचोगे, दूसरे पाथ में वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका लग गया, ठीक है, भले ही कम या बेसी। तो ये जनरलाइज प्रिंसिपल था, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल था। तो पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया, अब देखिए पब्लिक को गवर्नमेंट ने फ्री में कुछ गुड दे दिया, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। बिल्कुल सही बात है, सी आंसर होगा। तो गवर्नमेंट कहाँ से दे रहा है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, ये टैक्स पेइंग लोग है, समझ लीजिए। जिसमें मैं आप सबको जाते हैं, टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स पे गवर्नमेंट को कॉर्पस बना, उससे गवर्नमेंट अपनी स्कीम चलाती है। उस स्कीम से जो पैसा गवर्नमेंट पब्लिक को दी, किसको, वल्नरेबल कम्युनिटी को दी। तो ये जो गवर्नमेंट ने फ्री कमोडिटी, फ्रूट ग्रेन्स या कुछ भी वल्नरेबल पब्लिक को दिया, वो कहाँ से दिया, टैक्स पेयर मनी तक दिया। तो उसको, उस चीज को हासिल करने में इस बंदे को जो एफर्ट करना पड़ता, वो एफर्ट का कॉस्ट किस पे आ गया, उसका जो टास्क लगता है, पढ़ाई करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, बिजनेस करना पड़ता, कमाना पड़ता, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इनका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो करने का, वो किस पे ट्रांसफर हो गया, टैक्स पेयर्स पे, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ लीजिए कि आंसर होगा सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्या है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कोनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। अब देखिए ये भी इकोनॉमिक का सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा, जीएनपी माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, डू नॉट कोनोट। अब ये बोल रहा है कि अगर एब्सोल्यूटली ये बढ़ गया, अब जीएनपी पर कैपिटा, दो टर्म का बात किया है, माने पर पॉपुलेशन, टोटल जीएनपी बाय नंबर ऑफ पीपल, जीएनपी पर कैपिटा होता है, और जीएनपी एब्सोल्यूट वैल्यू है। जीएनपी एब्सोल्यूट वैल्यू और पर कैपिटा जीएनपी अगर इंक्रीज होता है, तो ये कोनोट नहीं कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कम। इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। किस केस में, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेज टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन जो है कैपिटा से, ये अपने कंपेयर करना है। एग्रीकल्चर आउटपुट फेज टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इसका आंसर होगा सी। क्योंकि अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर है। इसका मतलब जो ऑपोजिट, कुछ मोनोपोलिस्टिक मार्केट बन गया, जिसमें कुछ लोग को पैसा बढ़ते जा रहा है, पर जो बाकी लोग हैं उनको ना काम मिल रहा है, ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और वो गरीबी करते जा रहा है। इस केस में मतलब क्या, जैसे कि अंबानी के समझ लिया 10,000 करोड़ कमा लिया अंबानी आज के दिन में, उसका मतलब ये नहीं कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब सब लोगों को काम मिल जाएगा, और अंबानी भी कमाए और दुनिया भी कमाए, तब वर्ल्ड को बेनिफिट होगा, तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्टिवली होगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स का बात हो रहा है। आप समझ लीजिए आप है, आपको स्किल कर दिया गया, कोई चीज़ में आपको ट्रेन कर दिया गया, तो आप एक वैल्यूबल इंसान बन गए, आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम कर सकते हो विद राइट स्किल, तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस व्हिच इनेबल्स। तो अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। बिल्कुल गलत बात है, पैसा ज़्यादा होना ना स्किल आ जाएगा, ये बात गलत है, वन इज रॉन्ग। इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही, टू एकदम एक्यूरेट बात है। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ये भी जरूरी नहीं है पैसा मिलने, खाली मैंने आप एक बिल्डिंग खरीद लिया, दो गाड़ी खरीद लिया, इससे हमें थोड़ा ना ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, देखिए ये भी डायरेक्टली आप देखें तो फॉर वाला इतना एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब थोड़ी ना है कि इनटेंजिबल वेल्थ माने क्या, कि हम सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ा ले अपने, ऐसे देख के लगता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, पर जरूरी नहीं ना। इनटेंजिबल वेल्थ हम लोग पागलपन भी हासिल कर सकते हैं, हम लोग एक तरह का जेलसी भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये फोर इतना एक्यूरेट नहीं है, पर इस केस में सही होगा, 2 और 4 इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या है, एक हाई सेविंग इकोनॉमी है, कैपिटल फॉर्मेशन उसमें जरूरी नहीं है कि रिजल्ट करे सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। अब इसको एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह देखिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, समझ लीजिए गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कुछ पैसा डाल रही है इस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, और फैक्ट्री का मालिक क्या कर रहा है, पैसा बचा ले रहा है। गवर्नमेंट 100 दे रही है, तो वो 80 बचा ले रहा है और 20 खर्चा कर रहा है। तो क्या ये लॉजिक लग रहा है कि अगर ये हाई सेविंग इकोनॉमी है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाए, कैपिटल फॉर्मेशन में लोग काम कर ले, तो क्या सिग्निफिकेंट इनपुट आउटपुट ग्रोथ होगा? नहीं, ग्रोथ कब होगा, जब सेविंग भी थोड़ा इन्वेस्ट हो, थोड़ा सा कैपिटल फॉर्मेशन भी हो, तब नेट इकोनॉमी ग्रोथ करेगा ना। तो वही लॉजिक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, सबसे करेक्ट आंसर डी है। सारा कारण हो सकता है, पर ये फैक्ट्री से डायरेक्ट जुड़े हुए कारण नहीं है। डायरेक्ट फैक्ट्री जुड़ा हुआ कारण क्या है कि फैक्ट्री इनएफिशिएंट है, दिस फैक्ट्री इज इनएफिशिएंट, दिस इज द की रीजन, इस कारण से डी आंसर होगा। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या है, दिस इज कैपिटल, जिसका मतलब आउटपुट है। तो अगर ये रेशियो का नंबर हाई, इसका मतलब क्या, कैपिटल ज्यादा लग रहा है हमें थोड़ा भी आउटपुट पैदा करने के लिए। अगर हम एक्स आउटपुट पैदा कर रहे हैं तो हमें वाई कैपिटल लग रहा है, तो एक्स प्लस 1 करेंगे तो वाई प्लस हमें ज्यादा नंबर लगे, ठीक है। अगर ये रेशियो बड़ा है तो
दिस इज द प्रिंसिपल। इस हिसाब से हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होना चाहिए। आंसर डी। इसका पहला क्वेश्चन क्या है 51 नंबर, लेट अस सी। आफ्टर संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, माने संथाल अपराइजिंग जब खत्म हो गया, व्हाट वाज द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब देखिए पहले समझिए संथाल अपराइजिंग क्या था। संथाल अपराइजिंग था ट्राइबल ट्राइबल मूवमेंट था। तो ट्राइबल मूवमेंट ट्राइबल लोगों को ब्रिटिश को कैसे परेशान किया होगा वो समझना है, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है वो सोचना। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे लॉजिकली भी सोचोगे तो शायद आपका आंसर निकल जाए। लेट अस सी द टेरिटरीज कॉल्ड द संथाल परगनास वर क्रिएटेड, ठीक है ये सही बात है। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, ये भी सही है, दोनों सी आंसर होगा। क्योंकि देखिए पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो संथाल लोग रिविलियन किया तो ब्रिटिश लोग क्या बोले कि आपका अपना एरिया है, यहाँ पे आप लोग रहिए, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहला आंसर वो है। सेकंड, अगर आप अपना जमीन किसी को बेचेंगे तो बाहर के लोगों को बेचेंगे तो बाहर के लोग अंदर आ जाएंगे ना, वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अपना जमीन खुद ही को बेच सकते हैं, दूसरों के आसपास ही अंदर बेच सकते हैं। तो दिस विल आल्सो बिकम अ लॉ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होगा लॉजिकली। ठीक है, क्योंकि ट्राइबल का मेन कंसर्न क्या, उनका आइडेंटिटी एक कंसर्न रहता है हमेशा, तो ब्रिटिश लोग खराब किया। और लैंड, ज्यादा जंगल जमीन, ये कॉन्सेप्ट ट्राइबल लोग हमेशा फेमस रहता है। अगर आपको उससे भी याद आ जाए तो आप रिलेट कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 52 नंबर क्वेश्चन। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेके 1899 तक को 19th सेंचुरी बोला जाता है। ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए पहले बात है, लेकिन 01। ठीक है, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक माने आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से ब्रिटिश रूल का क्या रिजल्ट रहा वो हमें टिक करना है। पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। मान सकते हैं लोग एक्सपोर्ट माने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये चांसेस कम है क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ये समझ लीजिए इंडिया है, ब्रिटिश लोग इंडिया से रॉ मटेरियल ले आते थे, रॉ ले आते थे, फिनिश गुड इंडिया में लाते थे। तो रॉ मटेरियल इंडिया से आ सकता है, ठीक है ना, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जाने का चांसेस कम है। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडिया ओन फैक्ट्रीज, इंडिया ओन फैक्ट्रीज ग्रो हो गया तो चांस ही नहीं है, इंडिया ओन फैक्ट्री घट गया था। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सी इज द आंसर। मोस्ट एक्यूरेट आंसर इज सी। क्योंकि देखिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट ब्रिटिश लोगों को पसंद था, वो लोग ले आते थे, पर उन लोग फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटेन खुद का ले आता था। इंडियन आर्टिफैक्ट से वो लोग बनवाता था और खुद का माल ले आता था, तो इंडिया को ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो गया। नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज जो है, ऑब्वियसली इंडियन ओन फैक्ट्री नंबर कम होगा, ब्रिटिश कैपिटल इंडिया में आता था, इंडियन कैपिटल का तो यूज ही नहीं था। इनफैक्ट एग्रीकल्चर वो लोग खराब कर दिया था, बोला कि हम जो प्लांटेशन क्रॉप बोल रहे हैं वही आप उगाइए। तभी वहाँ पे आपको पता है इंडिगो रेविलियन भी हुआ था, इसी दौरान हुआ था, 19th सेंचुरी के अंदर ही हुआ था। प्लांटेशन क्रॉप ब्रिटिश फोर्स करते थे इंडिया ग्रो करने के लिए, तो कमर्शलाइज हो गया था इंडियन एग्रीकल्चर, इसलिए सी आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या 53 नंबर क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपना पावर एक्सरसाइज करता है एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 56। आपको नहीं पता तो ये देखते आपको समझ में आना चाहिए, 56 में इमरजेंसी पावर्स होता है, इमरजेंसी पावर्स होता है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट रूल का बात चल रहा है यहाँ पे, ये पॉलिटी का सवाल है, इतना आपको क्लियर होगा तो आगे पढ़ सकते हैं आप। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन अगर प्रेसिडेंट अपना प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहता है तो उसका मतलब क्या है, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, नहीं नहीं ऑटोमेटिक डिजॉल्व नहीं होता है, बल्कि एनिमेटेड स्टेट में आता है। इसका मतलब कि इट इज स्टिल देयर। अगर समझ लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगाया और प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के अंदर अंदर अगर लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का, अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करता है 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो नलीफाई हो जाता है, तो फिर कोर्ट उसको हटा सकता है प्रेसिडेंट रूल को, क्योंकि इसके वो जजमेंट है। तो उस केस में डिजॉल्व नहीं होता है, एनिमेटेड स्टेट में रहता है। पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही बात है। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, आर्टिकल 19 कभी भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इसको सस्पेंड करना पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत लग रहा है। तो प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट, प्रेसिडेंट लॉ नहीं मेक कर सकता, लॉ पार्लियामेंट मेक कर सकता, ये भी आंसर होना चाहिए। ये अपना बात क्लियर होगा, दिस इज द आंसर बी नंबर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या है, जो क्राफ्ट है और हेरिटेज है उनको पता करना है, ये क्राफ्ट कहाँ का हेरिटेज है, कौन से स्टेट का। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पहला बात, अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लैंग्वेज लैंग्वेज और नेम, जो नेम दिया है उसके आधार पर अगर आप कोई लिंकेज बना पा रहे हो तो ठीक है, तो आंसर एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। या फिर आपकी लोकेलिटी का वो आर्ट है, आपको पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इस टाइप क्वेश्चन को स्किप करना इज द बेस्ट ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सेंटीमीटर होने का बात नहीं। तो पहला क्या है, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो करेक्ट में ए सही होगा। टुकली सॉल्स, ये साउथ का लग भी रहा है। सुजानी साड़ी, सुजनी साड़ी, ये जो होता है ये बिहार का है, इस बिहार। तो टुकुनिट और तमिलनाडु का टोडा, ये टोडा ट्राइब होती है तमिलनाडु के, वो करती है इस शॉल को बनाती है टोडा ट्राइब। और ये सुजनी बिहार का है। वो पता जामदानी साड़ी, वो पता जगह का नाम है, ये आंध्र प्रदेश का है। तो हिसाब से 3 रंग हो जाता है, 2 रंग हो जाता है, बचा 1 इज राइट, ए इज द आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज का ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड, कौन से एरिया में जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है, कौन से चीज में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, हाँ ठीक है, मोबाइल फोन के ऑपरेशंस में, बैंकिंग ऑपरेशंस में, कंट्रोलिंग पावर ग्रिड्स। मैं बताऊंगा पावर ग्रिड में भी यूज होगा, बैंकिंग में भी होगा, मोबाइल फोन में होगा, 3 आंसर, डी आंसर होगा। ये देखिए जीपीएस क्या है, लोकेशन, लोकेशन मैपिंग और ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जीपीएस का मोबाइल फोन ऑपरेशन में डेफिनेटली काम हो सकता है, बैंकिंग ऑपरेशन में भी डेफिनेटली काम हो सकता है, पावर ग्रिड हमें कंट्रोल करना उसमें भी काम हो सकता है। 3 आंसर होगा, डी इज आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन आज का ये है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गलत बात है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये सही बात है। ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, ये भी सही बात है। आंसर होगा सी 2 एंड 3।
तो देखिए क्यों, अगर आपको पता चला मैंने क्या किया तो मैं बताता हूँ आपको। आरबीआई जो है ये बैंक है और बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी आरबीआई में हेल्प करता है इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, सो स्टेट डेटेड सिक्योरिटीज होता है, स्टेट बॉन्ड्स होते हैं, वो भी आरबीआई सेल करने में हेल्प करता है। सेकंड, ट्रेजरी बिल्स जो है वो उसके लिए खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउड है ट्रेजरी बिल इशू करना, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का कई बार लोन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया रहता है, तो उनको सेंट्रल से परमिशन लेना पड़ता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली भी या फिर रूल्स के अकॉर्डिंग भी स्टेट गवर्नमेंट को अलाउड नहीं ट्रेजरी बिल इशू करना। तो ये बात सही हो गया। थर्ड बात क्या है, ट्रेजरी बिल जो है वो डिस्काउंट पे दिया था बिकॉज ये जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जीरो कूपन, माने इसका समझ लीजिए 100 रुपए दाम है, तो गवर्नमेंट इस पर इंटरेस्ट नहीं देती। गवर्नमेंट बोलती है आप में से 91 में खरीद लीजिए, आपको जो मैच्योरिटी पे 100 रुपीज मिल जाएगा। और ये जनरली टी बिल बोलते हैं इसको, ट्रेजरी बिल को शॉर्टकट में 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज के लिए इशू होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा फैक्ट। दिस इज इट, इकोनॉमी का सवाल था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। ये बिल्कुल सही बात है, ज्योग्राफी का सवाल है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप अर्थ का स्टडी करते हो, ओशन और समझ लिया अर्थ का ओशन लेयर है, उसमें आपको हर कुछ सालों में एक न्यू लेयर ऑफ रॉक्स दिखता है जिसमें मैग्नेटिक पोलैरिटी भी चेंज हुए रहते हैं। इससे हम लोग को पता चलता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता है एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स, इसलिए स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। ये श्योर नहीं है, बट व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। सही बात है, आप समझ लीजिए अर्थ है, अर्थ में एटमॉस्फेयर में कुछ कुछ सामान है, ठीक है। अब अचानक से कोई पैदा हो गया तो वो भी एटमॉस्फेयर से कुछ एक्सचेंज करेगा। समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग दे रहे हैं और हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जैसे ह्यूमन एग्जांपल ले लो, ठीक है। इस तरह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो कोई गैस एक्सचेंज करेगा एटमॉस्फेयर के संग, ऑब्वियसली उसके आने की वजह से अर्ली एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएगा। तो थर्ड इज राइट, तो 1 और 3 सही है, तो अपना सी तो पक्का है। अब 2 अपने हटा देते हैं क्योंकि ये श्योर नहीं है, 54% ऑप्शन नहीं। पहले इनिशियली जहां तक लगता है कि फ्लेमेबल गैस ज्यादा होगा, जब 4,000 मिलियन साल पहले जब अर्थ बना था तो कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं अर्थ में, अर्थ सिर्फ गोला था अपने आप में, ठीक है। उसका धीरे धीरे उसमें हाइड्रोजन, मीथेन ऐसे ऐसे गैस आने लगे होंगे, क्योंकि जहरीली गैस है तो वहां भी ऑक्सीजन की संख्या बनती नहीं है, कमी होगी। मैक्सिमम मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम इस टाइप की गैस ज्यादा होने की संभावना है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है 2 नंबर। तो वी आंसर सी। Now let's move to the next question. अगला क्वेश्चन क्या 58 नंबर, the terms WannaCry, Petya, eternal blue sometimes mentioned in the news recently are related to। अब देखिए आपको कुछ नहीं भी पता साइंस एंड टेक के बारे में, तो भी WannaCry नाम से आप गेस कर सकते हो कि ये कोई परेशान करने वाला चीज होगा, परेशान करने वाला चीज होगा। अब एक्सोप्लैनेट हमें परेशान कर नहीं सकते, क्रिप्टो करेंसी हमें डूब दिया तो परेशान कर सकता है, पर हमारी इच्छा के ऊपर हम खरीदे कि ना खरीदे। सैटेलाइट टैक्स हमें परेशान करने वाला, मिनी सैटेलाइट हमें डायरेक्टली परेशान नहीं कर सकता। इस लॉजिक से अपना सी आंसर होगा, अगर कुछ नहीं भी पता तो साइंस एंड टेक के बारे में। वरना ये सब नाम देख के आपको पता होगा, पॉपुलर न्यूज में आते रहते हैं, जैसे साइबर अटैक्स दैट हैपेंड इन द ईयर 2018। आपने न्यूज़ पेपर पढ़ा होगा तो वेब से सॉल्व कर सकते हो। इज द आइडिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में जो परिस्थिति है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट है जिसको प्रमोट करे तो उस टाइम कि हमें कंजर्वेशन कंजर्वेटिव वे में एग्रीकल्चर करना ताकि एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान उससे ना हो और कॉस्टिंग और रिसोर्सेज भी कम लगे। तो इसमें से कौन सा गिवन फीचर जो है वो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का फीचर है। देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बारे में सबको पता नहीं होता, ऑल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑप्शन भी थोड़ा सा एम्बिगुअस है। तो सॉल्व करने के लिए पहले भी ध्यान रखना है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो है वो सॉइल कंजर्वेशन पे फोकस करता है प्राइमरीली। सेकंड, ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर से एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान, ये 2 एस्पेक्ट इसमें मेन होते हैं, यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर इसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सॉइल का स्ट्रक्चर और एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान। तो अब देखिए मोनोकल्चर से एनवायरमेंट को नुकसान होता है, दैट इज राइट, पर मोनोकल्चर हम लोग कई जगह यूज करना पड़ता है, तो इसको कंप्लीटली अवॉइडेंस के बाद हमें श्योर नहीं है कि इसमें होगा कि नहीं होगा। पर मिनिमम टिलेज होना चाहिए बिकॉज इससे सॉइल को बेनिफिट होता है, मिनिमम टिलेज प्रैक्टिस एक्ट हो। फिर क्रॉप रेसिड्यू सॉइल के ऊपर डालने से सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है, तो ये वाला भी होना चाहिए 4 नंबर। अडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग रोटेशन, दैट इज राइट। अगर क्रॉप रोटेशन करेंगे तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, एनपीके जो सॉइल का न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, उसका वैल्यू रेगुलेटेड रहेगा क्रॉप रोटेशन से, इसलिए सॉइल के लिए बेटर होता है, सॉइल का न्यूट्रिशन यूसेज के लिए बेटर होता है, इसलिए 2 4 5 तो होना ही होना है। 2 4 5 होना तो बी और सी ऑप्शन में आ गया। अब थर्ड नंबर चेक करना है, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। देखिए एक्चुअली प्लांटेशन क्रॉप यूज करना कम से कम हमें रखना चाहिए, बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप यूज करने से सॉइल का फर्टिलिटी को फर्क पड़ता है और बेसिकली एक तरह का मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग को ये वाला अवॉइडेंस करना चाहिए, पर ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के फीचर में डायरेक्टली नहीं आता, इसलिए हम लोग सी के समझाएंगे। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में गड़बड़ हो सकता है, और अगर आपको बाकी 3 बता तो 50% एक्यूरेसी आपका चांसेस बन जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का बात चल रहा है, ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ। देखिए 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है वो देखना है। वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर हो सकता है, पर ऐसा नहीं मास एक्सटिंक्शन से नहीं हो रहा है। फिगर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन ऑफ मेटेराइट, ये भी नहीं है, ये तो हो चुका पहले ना। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ये भी नहीं है। मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, ग्लोबल, ये होलिस्टिक आंसर है डी नंबर। देखिए बाकी 3 में कुछ पार्ट कवर कर रहे हैं, पर से मास एक्सटिंक्शन नहीं हो सकता, इसको अभी तक उस तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया। द लास्ट पार्ट इज द मोर एक्यूरेट, डी इज द राइट आंसर। देखिए पढ़ने के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, इस क्वेश्चन में रीडिंग का टाइम मेन है, इसमें पूरा क्वेश्चन को रीड करना टाइम टेकिंग हो सकता है, अदरवाइज आप इजीली आंसर्स को मार्क कर सकते हो, आप सब कोई।
डी इज द आंसर। तो 61 नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, ये इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको हम लोग नाविक भी बोलते हैं, नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 सैटेलाइट्स होते हैं। 3 सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी में होता है, 4 जो है जियो सिंक्रोनस में होता है। ये बात सही है, 1 इज राइट। IRNSS कवर्स इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये बात गलत है, तो गलत है, सिर्फ 1500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर्स हम लोग कवर करते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद द फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019, ये पुराना न्यूज़ का है, 2018 का पेपर में था, उस टाइम का करंट अफेयर्स था। ऐसे फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट है, पर आपके अवेयरनेस के लिए मैंने बता दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ओनली 1 इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बोला व्हिच ऑफ द अबव इज आर प्रेडिक्शंस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये देखिए साइंस एंड टेक का सवाल है, जनरल फिजिक्स का सवाल है। जनरल फिजिक्स आप जब पढ़ोगे तो उसमें आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आएगा, उसमें कुछ प्रेडिक्शंस उन्होंने किया था, उसके बारे में जानकारी मिलता है। बट ये कुछ टाइम करंट अफेयर्स में था, इसलिए सबसे क्वेश्चन आया है। लेट अस सी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको पता है तो पता, वरना आप समझ लीजिए कैसे होता है, कुछ फैक्चुअल बात है। लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ये सही बात है। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, आप सभी को पता होगा, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। द मैटर वॉर्प्स इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम, ये बस सही है। इसी की वजह से देखो बड़ा ऑब्जेक्ट के पास अगर आप जाते हो तो आपका टाइम स्लो हो जाता है, ये भी आपको समझना चाहिए। इस ब्लैक होल फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट के एडवांस स्टेज है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वी हैव डी इज द राइट आंसर, इज द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है, जो इंडिया में डेवलप किया गया, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है। फर्स्ट में GM मस्टर्ड जो है हैज जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम, ये बात सही है। दैट गिव प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस, ये वाला बात गलत है। ये बीटी कॉटन के लिए बताया गया, पर इसके लिए क्या है, हाइब्रिड प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए ईजी हो, इसलिए इसको जीन दिया गया GM मस्टर्ड को, ग्रोथ में इसको बेनिफिट हो। तो GM मस्टर्ड है जीन दैट अलाउ प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही है, इसी को मैंने पहले बताया। और लॉजिकली आप देखोगे तो 1 या 2 में एक ही चीज सही होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज को बता रहा है, तो उस हिसाब से भी आप एक को एलिमिनेट कर सकते हो। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि GM मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बात गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो क्रिएशन में इन्वॉल्व था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अपना आंसर क्या आ गया, बी, ओनली 2 करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, 64 नंबर। कुछ टर्म्स दिए गए जो उस टाइम न्यूज़ में फेमस थे, और उसका कंटेक्स्ट पूछा गया, किस कंटेक्स्ट से मैच करता है। तो अपने देखते हैं पहले डायरेक्टली, बेली टू एक्सपेरिमेंट अगर नहीं पता स्किप कर दीजिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी का, बिल्कुल सही बात है, 2 इज राइट। क्रिस्पर जो है वो जीन थेरेपी से रिलेटेड है, आपको पता होगा क्रिस्पर, क्रिस्पर इज जीन थेरेपी से रिलेटेड, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, पार्टिकल फिजिक्स नहीं होगा। तो 3 रॉन्ग है, 3 रॉन्ग है, तो हट गया, सिर्फ 2 बचा, 20 द आंसर, सॉल्व हो गया, 20 द आंसर। बाकी देखना ही नहीं है, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, 65 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। एक कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, कि एटमॉस्फेयर है, में कुछ प्लांट है, एटमॉस्फेयर में आपके वजह से मेरे वजह से छोड़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। अब प्लांट क्या करता है, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, उसके उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उतना फोटोसिंथेसिस प्लांट कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, फोटोसिंथेसिस अगर इंक्रीज होगा तो प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, इसलिए प्लांट ग्रोथ बढ़ेगा, इसी को कार्बन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल सही बात है, ए इज द आंसर। बाकी स्टेटमेंट देखना ही नहीं हमें, इसी में आंसर मिल गया हमें, तो 65 का ए आंसर है, ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर। ये प्रोसेस डिफाइन कर रहा है, अपने को बताना ये कौन सी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते क्या है। When the alarm of your smartphone rings in the morning, you wake up, tap it to stop the alarm. अलार्म बजा, उसको बंद कर दिया, ठीक है। Which causes your geyser to be switched. जैसे आप उठे, अलार्म बंद किए तो उसको सिग्नल मिल गया कोई चीज को, और गीजर स्टार्ट हो गया, मैंने उठने वाले हो। The smart mirror of your bathroom shows the day's weather. आपका मिरर दिखा रहा है कि बाहर का वेदर कैसा है, and indicates the level of water in your overhead tank. आपका टैंक का पानी का भी दिखा रहा है। And you take some groceries from your refrigerator for making breakfast. जैसे आप कुछ ग्रोसरी फ्रिज से निकालते हो तो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि स्टॉक का शॉर्टेज है, और आपको मैसेज देता है स्टॉक शॉर्टेज है। लेसन ऑर्डर फॉर सप्लाई, यही आपको ग्रोसरी के सप्लाई के लिए भी आगे इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड कर देता है। When you step out of your house and lock the door, all lights and fan, geysers, AC get switched off. जैसे आप घर के बाहर निकल गेट बंद करते हो, सारी चीजें बंद हो जाती है। ये सब जो ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हैं आपके हर एक टास्क के बेसिस पे, एक टास्क आपने किया, उससे आपका दूसरा टास्क लिंक हो गया, दिस प्रोसेस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीज है, इस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी नंबर, ऑप्शन ये आंसर करेक्ट है। ये 5G, अभी हम लोग 5G इंडिया में ला रहे हैं करेंटली, वो इस चीज को बढ़ावा देगा, IoT को पूरी तरह से, अभी भी IoT के कई सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वर्ल्ड में, पर 5G से और फास्ट हो जाएगा, दिस द आइडिया। तो आंसर इज बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्या है कि विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन, सोलर पावर का प्रोडक्शन अगर हम करते हैं इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स इन फोटोवोल्ट यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, यही हम नहीं कर पाते। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बनाने में तो हमारा चलेंगे, इसलिए थर्ड तो इंडिया हो नहीं सकता, ये बात गलत है। तो सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बात गलत है, आंसर होगा डी। क्यों बताइए, क्योंकि अगर पावर जो है, अगर सब अपना अपना सोलर यूनिट का पावर अगर बना के ग्रिड में देने लगा, हर दिन बोला कि हम 10 रुपए लेंगे, 20 लेंगे, 25 लेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी तो आ नहीं पाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए कॉमन बोर्ड बनाया गया, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है जो पावर के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको एक रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है, वो सबका सेंट्रली पावर का यूनिट का दाम डिसाइड करती है, हर एक जगह का अलग अलग होता है हिसाब से, तो इसलिए आंसर 2 इज गलत, डी इज द आंसर, डी आंसर होगा, ठीक। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, 68 नंबर। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द 18th सेंचुरी मिडिल, यानी कि 1757 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी क्या माल एक्सपोर्ट करती थी बंगाल से, बेसिकली इंडिया से। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सवाल है।
तो देखते हैं क्या आंसर राइट होगा। रॉ कॉटन, ऑयल सीड ओपियम, ऑयल सीड तो नहीं पता, शुगर, सॉल्ट, जिंक, जिंक का तो नहीं पता, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस, गोल्ड का नहीं पता, कॉटन, सिल्क, सल्फेट, ओपियम, ये चारों सही है, डी इज आंसर। तो देखिए फैक्चुअल बात आपको पता है तो पता है, वरना नहीं पता है, इसलिए याद करने वाला बात है, नथिंग मच। मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था, गांधी जी 1915 में आए थे, उसके बाद 1917 में उनके द्वारा पहला मास मूवमेंट किया हुआ था, वो चंपारण सत्याग्रह था। उसी के बदले इंपॉर्टेंट है गांधीयन फेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। देखते क्या है सत्याग्रह का फैक्ट क्या है। ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, रॉन्ग, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटी, ये भी गलत है। जॉइनिंग पीजेंट, हाँ पीजेंट थे चंपारण सत्याग्रह में, जो फार्मर्स थे जिनको जबरदस्ती बोला गया कि भाई आप इंडिगो उगाओ, वो पीजेंट अंडर्स थे, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़ गए। तो सी आंसर हो गया, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं, काम खत्म। और ड्रास्टिक वाला ऑप्शन तो हटा ही दो, कुछ भी तुरंत कम बेसी नहीं हुआ था भाई। तो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग बाय द फाउंडर्स ऑफ हिंदू मजदूर सभा। ये देखो पूरा फैक्चुअल बात है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर आप एक तो चीज एलिमिनेट कर सकते हो, हिंद मजदूर सभा नाम है तो ये साउथ इंडियन नाम हटा सकते हो, बिकॉज ये नाम कुछ लोकल रखना चाहेंगे, हिंद मजदूर सभा रखना चाहे चांसेस कम है। जयप्रकाश नारायण जो है, दीनदयाल उपाध्याय सोशलिस्ट लोग थे, ये लोग अलग ग्रुप से जुड़े थे, हिंद मजदूर सभा से ये लोग फाउंडर नहीं थे इनके, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हो। आपके पास बच गया ए और डी, इसमें भी आप साउथ इंडियन नाम देख के हटा सकते हो, और डी बच जाता आपके ऑप्शन, तो डी इज द आंसर। ये हो गया एलिमिनेशन टेक्निक, पर ये इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, इससे आप गलत कर दो। ये देखिए इसमें बैठ गया, पर जरूरी नहीं हर ऑप्शन में बैठे, पर यहाँ बैठ गया तो वी कैन गिव इट ट्राई, तो डी इज द आंसर। और वैसे फैक्चुअल जवाब है, पता तो पता है वरना नहीं पता है, इसलिए स्किप करना इज द बेस्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर डी है। पहला क्वेश्चन 71 नंबर क्या है, विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया कनकवासी सेक्ट बिलोंग टू। अब देखिए वैसे आपको अगर नहीं पता तो दिक्कत होगा, पर जनरली जैनिज्म जो होता है उसके अंदर दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, उसमें श्वेतांबर के अंदर स्तनकवासी सेक्ट आता है, दैट इज जैनिज्म टाइप। ठीक है, ये हैव अ प्रेयर हॉल, इनका कुछ फीचर्स होता है, इनका प्रेयर हॉल होता है एक रीजन में, ये लोग उस हॉल को फिक्स रखते हैं, वहां पे लोग पूजा करते हैं मेनली। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाइट मार्बल was used in making of बुलंद दरवाजा and खनका at फतेहपुर सीकरी, रेड स्टोन एंड मार्बल were used in making बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा at लखनऊ। ये इंटरचेंज हो गया बेसिकली, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, डी आंसर है। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स इलैबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। देखिए बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, अगर नहीं पता डायरेक्टली स्किप कीजिए। वैसे मुझे जहां तक पता है, मुझे लगता है कि इसका आंसर होगा बी, इन बर्थराइट रेवेन्यू, मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था इसीलिए, अदरवाइज आपको नहीं पता डायरेक्टली स्किप कीजिए, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा। देखिए ऐसा बुद्धा, आपको पता होगा कई बोधिसत्वास का बुद्धिज्म में बात किया गया है, ऐसे बुद्धिस्ट गुरु कुछ जो पास्ट में हो चुके हैं, कुछ जो फ्यूचर में आने वाले, उसमें एक ही का बात किया फ्यूचर में आने वाला है, दैट इज मैत्रेय बुद्धा। बाकी अवलोकितेश्वरा, लोकेश्वरा, पद्मपाणि सबके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में लोग बात कर चुके हैं, ये मैत्रेय बुद्धा जो फ्यूचर में आने वाले हैं, बट दिस इज द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म। अगर आपको समझ में आया, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, देखिए नॉट इंपॉर्टेंट है, अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडियरी अलायंस में कौन ऐसे नीचे गए हुए कुछ फीचर्स हैं, इनमें से कौन सा फीचर एप्लीकेबल नहीं है, तो ध्यान से पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का सिंपल सवाल है, फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अदर एक्सपेंस माने अगर राजा का बात कर रहा है तो ठीक है, ये सही होना चाहिए। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक प्रिंसिपल था उसमें। टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, देखिए ये डायरेक्टली इसका रूल नहीं था, सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि ये तो हम लोग परमानेंट सेटलमेंट और फिर महल वाइज सेटलमेंट, अलग सेटलमेंट्स में ये वाला बात किया गया था। डी नंबर का टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट्स, ये एकदम सही बात है, क्योंकि नॉट पूछा इसलिए सी आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इनमें से कौन से इवेंट्स की वजह से इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, आपको पता होगा 1833 में मैकॉले मिनट आया था, उसके पहले 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बना था मैकॉले के अंदर, ये टू तो सही होगा। इसी के बाद ये कमेटी का मैकॉले रिपोर्ट आया था, उसके बीच में ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें डिसाइड हुआ था कि हम लोग ओरिएंटल भाषा में बात करेंगे या फिर हम लोग वेस्टर्न भाषा में एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, तो ये भी 3 नंबर भी होगा। और ये सब क्यों हो पाया, ये कमेटी क्यों बैठा, क्योंकि 1813 में चार्टर एक्ट लाया गया था, जिसके अंदर फंडिंग दिया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए 10 लाख, तो ये वाला भी रिलेटेड बात है। तो 1 2 3 ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर, इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। नीचे दिए में से कौन सा लेक आर्टिफिशियल लेक है, आपको बताना। ठीक है, फैक्चुअल सवाल आपको नहीं पता तो स्किप कर सकते हो, आंसर होगा ए कोडाईकनाल, बाकी सब नेचुरल लेक है, खाली कोडाईकनाल वाला आर्टिफिशियल लेक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल देखिए स्किल वाला बात होता है, कौशल यानी कि स्किल, अगर किसी को नहीं पता तो यहीं से शायद आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग है, तो लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग और ए और डी हटा दिए, अपने पास बचता है, इसका मतलब 2 दोनों में है, तो 2 तो सही होगा, तो पढ़ने जरूरत ही नहीं, 3 पढ़ते हैं। इट एम्स टू अलाइन competencies ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। सही जवाब है, सी इज द आंसर। एक्चुअल सवाल था, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बस आप बेसिक लॉजिक से कंप्लीट कर ही सकते हो 50%। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन 1920, ठीक है 1920 इंपॉर्टेंट ईयर है वैसे भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू राज्यसभा। देखिए आपको पता होगा ऑल इंडिया
होम रूल लीग, होम रूल लीग एनिबिशन द्वारा स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर 1920 के आसपास महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट बना दिया गया था और तब इसका नाम चेंज होकर स्वराज सभा बन गया था। तो आंसर होगा ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था? स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज, ठीक है देखते हैं। दीनबंधु मित्र रोड नील दर्पण, नील दर्पण मैंने इंडिगो रिवॉल्ट के टाइम लिखा गया था, उसके आसपास लिखा गया था। आर्य समाज आपको पता है ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था अपना 1830 के बाद, लेटर स्टेज में 1837 के आसपास, 1850 के आसपास इनफैक्ट। ये तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो ये इवेंट हटा दो। फिर बंकिम चंद्र आनंद मठ पता नहीं कब लिखे थे। नील दर्पण वाला जो है ये भी 1700 में हो गया था स्टार्ट, इनफैक्ट 18 गांधी जी के टाइम हुआ था। तो बी नंबर आंसर होना चाहिए, आइडियली इधर दिख रहा है। आर्य समाज जो है वो भी कुछ मीड में जाके बना था, तो बी शुड बी आंसर, बी द करेक्ट आंसर। देखिए बेसिक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बेसिक फ्लो पता, देखिए मैंने सॉल्व कर लिया और बी आंसर आ गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। Which of the following is are possible consequences of heavy sand mining in the river beds? ठीक है, आपको पता होगा कई सारे रिवर एरिया में, स्पेशली हिमालयन रिवर मेनली बोल लीजिए, जब उसका कोर्स एंड होता है, रिवर का जब कोर्स एंड होता है तो काफी सारा सिल्टिंग होता है। वो सिल्टिंग से जो है सैंड सैंड वहाँ पे काफी मात्रा में मिलती है और उसका क्या लोग माइनिंग करते हैं और देयर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज या अदर पर्पजेज उसका माइनिंग होता है। तो इस माइनिंग का अगर हेवी रूप से किया जाए तो रिवर बेड जो है तो सैंड जमा है, अगर उसको हेवी रूप से माइनिंग किया जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो उसी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस का बात कर रहा है, ऐसा कौन सा पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो अपने को वो अंडरस्टैंड करना है, इस ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीज सैलिनिटी इन रिवर। देखिए सैलिनिटी सैंड माइनिंग पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि रिवर में जो सैलाइन कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा सैंड निकालने के बावजूद भी, क्योंकि सिल्ट जो है उसमें सैंड के संग संग रॉक्स भी होते हैं, तो सिर्फ नमक नहीं निकलेगा उससे, तो सैलिनिटी थोड़ा घटेगा पर एकदम ऐसे डिक्रीज अपने बोल नहीं सकते, वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, तो यह स्टेटमेंट गलत है। फिर पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर आप ये डिग करोगे तो इसके नीचे जो ग्राउंड है उसका वाटर जो है इस डिगिंग की वजह से अफेक्टेड होगा, तो पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर पॉसिबल है। फिर लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, अब समझ लीजिए ये रिवर है, उसके बगल में एक वेल है, अब ये पे सिल्ट है तो इसकी वजह से पानी का लेवल यहाँ पे ये है, इस हाइट पे मान लीजिए, बगल का वेल में भी इसी हाइट पे होगी, वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब जैसे हम सैंड माइनिंग करते हैं तो यहाँ का वाटर लेवल घट जाएगा, इस वजह से यहाँ का भी वाटर लेवल कम हो जाएगा, यही बता रहा है लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये भी पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा बी। आप यू अंडरस्टैंड। Now let's move to the next question. 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं उसमें सॉइल्स होते हैं, उसी पे हम लोग इसमें एनपीके का मात्रा होता है, इसी पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इस सॉइल का यूज करके प्लस हम लोग कुछ न्यूट्रिएंट्स कम है उसको फर्टिलाइजर के रूप में डालते हैं। एग्रीकल्चर सॉइल जो होता है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से हम लोग सही गलत चुनना है, सही करेक्ट चॉइस करना है। तो पहला क्या है, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर समझ लीजिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा, वाटर को वहां पे टिकने नहीं देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ये बात गलत है, सल्फर साइकिल में सॉइल रोल प्ले करता है। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड्स, ये वाला बात एकदम सही है, 3 शुड बी करेक्ट, बी आंसर। और वैसे भी अगर ये दो रॉन्ग हो गया तो 3 तो ऑब्वियसली राइट होगा, तभी तो कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा, तो वैसे भी आप टिक लगा सकते हो थर्ड नंबर। और अदरवाइज समझिए कि इरिगेशन मतलब क्या, कॉन्स्टेंटली उसे पानी डाल रहे हो, ठीक है, इरिगेट कर रहे हो, इरिगेशन से क्या होगा, और वाटर में भी कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या है जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें सैलिनाइजेशन होने का संभावना है, वाटर में भी कुछ सैलाइन कंटेंट ऑब्वियसली होता है, तो अगर कंटिन्यूसली इरिगेशन करेंगे तो वहाँ पे ओवर वाटर की वजह से सैलिनाइजेशन का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकलते जाएंगे वाटर के यूज के साथ, प्लस सैलिनाइजेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। दिस द आंसर बी होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्या है, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज यूएन मैकेनिज्म, ये पेज जो है यूएन मैकेनिज्म है एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, इस पर फोकस कीजिएगा, टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी, इसको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। फिर इमर्ज दैट, ये कहाँ पे बना, अर्थ समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, इसको रियो प्लस 20 भी बोला जाता है। फिर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2016 जो दिल्ली में हुआ था, यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन काफी फेमस इनिशिएटिव निकला था यहीं से। अब मैं पूछा पेज कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो उसका आंसर होगा रियो प्लस 20, इस समिट में स्टार्ट हुआ था, बी इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन था ये वाला, तो अगर आपको नहीं पता तो घबराने का बात नहीं है, पर ये पेज एक पॉपुलर इनिशिएटिव है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 84 नंबर साइंस एंड टेक्स है, 3D प्रिंटिंग के ऊपर है। 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशंस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए 3D प्रिंटिंग जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी है, तो जनरली ये सब कुछ कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है, तो इसे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है अपने को ठीक से पता नहीं, ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि मैक्सिमम चांसेस होगा कि पांचों सही है, तो भी पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, ये 3D प्रिंटिंग का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 3D प्रिंटिंग में एक मशीन होता है जो प्रिंट करता है और वो कुछ मटेरियल्स यूज करता है, उसके हिसाब से ऐसे करके प्रिंटिंग करता है, वो 3 डायमेंशन में, उसको 3D प्रिंटर बोलते हैं। तो कन्फेक्शनरी आइटम प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकता है, बायोनिक ईयर्स बिल्कुल बना सकता है, बायोनिक ईयर्स माने बायो इंजीनियरिंग से बना हुआ ईयर्स, कान, तो बायोनिक ईयर्स बिल्कुल बना सकता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में डेफिनेटली, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में डेफिनेटली, इसमें तो बहुत ज्यादा यूज है। रिकंस्ट्रक्टिव में कोई भी चीज अगर अपना बॉडी का ऑर्गन या फिर कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसको यूज करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, इसमें भी यूज हो सकता है, बेसिकली सिलिकॉन वगैरह में, इसका इतना वास्ट यूज डेटा प्रोसेसिंग में अभी तक दिखा नहीं है, पर यस इट कैन बी यूज्ड, तो आंसर होगा डी। अब इट इज क्लियर। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
85 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। द बैरन आइलैंड वोल्केनो, बैरन आइलैंड वोल्केनो अंडमान एंड निकोबार में लाई करता है। पोर्ट ब्लेयर है उसके ईस्ट साइड में लाई करता है। अंडमान निकोबार ऐसा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार के ईस्टर्न साइड, मोस्ट ईस्टर्न साइड में ग्रेट निकोबार पड़ता है, तो इसके ईस्ट में इंडिया कोई टेरिटरी नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, ये सही बात है, वन इज राइट। द बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, नहीं, ग्रेट निकोबार के ईस्ट में तो इंडिया की टेरिटरी कमी है ही नहीं, पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में होगा ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991, ये बात सही है, इरप्टेड हुआ था पर इंटरमीडिएट एक्टिविटी देखने मिला तो 2005 में, 2017 में, इसीलिए उसको अभी भी एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको डोरमेंट बोल देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आंसर होगा ए, वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर क्वेश्चन। व्हाई इज अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोप्सिस जूलिफेरा, प्रोसोपिस जूलिफेरा ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, करंट अफेयर्स का सवाल है उस टाइम का। अगर आपको नहीं पता तो डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन शायद ही रिपीट होगा, तो फैक्चुअल क्वेश्चन तरह मान के सॉल्व करते हैं। Its extract is widely used in cosmetics. It tends to reduce biodiversity in area in which it grows. Yes, ये वाला बात होगा बी, क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीशीज है, इन्वेसिव स्पीशीज टाइप का ये है, इसलिए बी। क्योंकि देखिए इसके बारे में नहीं पता, ऐसा कोई स्पीशीज अगर प्लांट एनिमल का आता है जिसके बारे में आपको नहीं पता, उसके बारे में उसका इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो किसी इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इससे यूपीएससी का खास लगाव है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है तो ये अपने टिक लगा देंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, ट्रॉपिकल वाटर्स यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरल आपको पता है वो ट्रॉपिकल से नीचे आता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ, ये बोल सकते हैं आपने कहीं ना कहीं, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ये भी सही जवाब है, मैंने अभी बताया इंडोनेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया में भी आर्किपेलागो है और फिलीपींस भी आर्किपेलागो है, दोनों जगह कोरल्स फाउंड होते हैं। कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही होगा, डी इज द आंसर। ये कोरल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी होता है कि कोरल जो होता है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन से बनता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं और एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो उसको कलर देता है कोरल को, उसकी वजह से कोरल बनता है सिम्बायोटिक रिलेशन से। और कोरल जो होता है रिच इन बायोडाइवर्सिटी होता है, कोरल पे खुद का तो बायोडाइवर्सिटी है ही, प्लस कई सारे स्पीशीज कोरल पे सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट कोरल आगे जाके आइलैंड भी बन सकता है, अंडमान एंड निकोबार का कुछ आइलैंड और लक्षद्वीप पूरा ये कोरल ओरिजिन का है, ठीक है ना। इसीलिए कोरल में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, इसलिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर इज डी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज इनिशिएटिव लॉन्च है। ये मोमेंटम ऑफ चेंज है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ करने के लिए इनिशिएटिव कौन सा संस्था लॉन्च किया वो समझना है। तो देखिए इसका आंसर होगा यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट, वैसे नहीं पता तो ये देखिए इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये रिपोर्ट लॉन्च करता है खाली। यूएनईपी जो है एक संस्था है जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करती है। यूएनएफसीसी जो है मेनली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, ये सबसे ज्यादा इनिशिएटिव्स देती है। इनफैक्ट रियो समिट के अंदर जो 3 लॉ निकले थे, 3 एग्रीमेंट निकले थे, उसमें यूएनएफसीसी की एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, सब इसी के अंदर साइन हुए थे। तो सी इज द मोस्ट पॉसिबल आंसर, अगर आपको नहीं पता तो क्लाइमेट न्यूट्रल करने के लिए, तो वी विल गो अहेड विद सी। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल माने मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, इसके दौरान जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे इंडिया में उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट बोला, वो पढ़ते हैं। संस्कृत कॉलेज इन बनारस, अच्छा उनके फाउंडर्स कौन थे, सिंपल सिंपल बात पूछा है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आर्थर वेलेस्ली ने, कोया वेलेस्ली था, आर रिचर्ड वेलेस्ली आई बिलीव जिन्होंने किया था, तो 3 इज रॉन्ग, इसको पहले हटा दीजिए। कलकत्ता मद्रासा बाय वैरेन हेस्टिंग्स, ये देखिए 2 यहाँ पे दोनों में से 2 तो करेक्ट हो गई, तो इसको नहीं पता तो इसको ओके मान के रखिए, क्योंकि 3rd इज डेफिनेटली रॉन्ग, आपने खाली 1 चेक करना है। संस्कृत कॉलेज इन बनारस, तो संस्कृत कॉलेज इन बनारस जो है जोनाथन डंकन का स्टार्ट किया हुआ था, विलियम जेम्स का नहीं, तो इसका आंसर होगा बी। अब इट इज करेक्ट। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया देखते हैं। द फॉलोइंग पेयर्स रीजन समटाइम्स इन न्यूज़, करंट अफेयर्स का सवाल है, उस टाइम कुछ रीजन न्यूज़ में थे, वो किस कंट्री में बिलोंग करते हैं अपने को बताना है। री में अपने को पता है रशिया उस पे कैप्चर किया था, तो ये हंगरी होने के चांसेस कम है, तो 2 कटा दीजिए, तो 2 कटने से अपना ए हट गया, डी हट गया, बचा बी और सी, तो 3 डेफिनेटली करेक्ट है, ऑप्शन से पता चल गया। अब 1 और 4 में जो सही है वो अपने को टिक लगाना है। कैटालोनिया स्पेन एंड ओरोमिया नाइजीरिया, तो ये देखिए 50-50 चांसेस है, तो मैं जाऊंगा कैटालोनिया स्पेन के साथ, तो आंसर होगा सी मेरे हिसाब से। देखिए ये रिस्क लेना पड़ेगा, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, वैसे अगर इसको सॉल्व नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर सॉल्व करने का ट्राई भी करते हैं तो एक ऑप्शन हम लोग डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्रीमिया वाला, ये वो हम लोग को पता रशिया के नजदीक, और हंगरी रशिया के नजदीक है नहीं, तो 2 कटा दी जैसी। तो उसके बाद बचता है अपने पास चेक करना 1 और 4, कैटालोनिया और ओरोमिया। ओरोमिया नाइजीरिया में ओरोमिया होने का संभावना चांसेस कम है, बिकॉज इट साउंड्स मोर लाइक यूरोपियन नेम, तो कैटालोनिया स्पेन के संग जाएंगे, इस लॉजिक से मैंने 1 मार्क किया है, तो अपना आंसर होगा सी। हाउ इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, अपने कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस अपने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना अब इवेंट्स का, इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले इवेंट्स पढ़ लेते क्या क्या है। फर्स्ट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन स्टेट इन इंडिया, ठीक है, 50 से 70 के आसपास बना होगा। इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी 50 या 60 के आसपास का खेला है। एयर इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड बिकेम नेशनल कैरियर, एयर इंडिया को नेशनलाइज 50-60 के बीच में किया गया था। गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गोवा पोर्टुगीज का पार्ट था 1962 में, पोर्टुगीज हैंडओवर किए थे, तो उसका पार्ट इंडिया बना, तो इंडिया का पार्ट बना था। इतना श्योर है कि ये दोनों जो है 4 के पहले होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो ए और सी कट जाता है, ए और सी हट जाता है। अपने को इसमें चेक करना है कि 1 पहले हुआ कि 2 पहले हुआ, ये अपने बता देंगे तो अपने आंसर मिल जाएगा। 1 है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट और 2 है इंपीरियल बैंक। तो ये तो यार पक्का बात है कि पहले इंपीरियल बैंक रीनेम हुआ था, क्योंकि ये 70s के आसपास हुआ था, 60s एंड या 70s के आसपास कम्युनिस्ट गवर्नमेंट,
तो विल गो विद बी एज आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? राइट टू प्रिवेसी यानी आर्टिकल 21 protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty, right? Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply above statement? आर्टिकल 21 खत्म हो गया पार्ट 3 के अंदर, सीधा सा बात है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ कुछ क्रॉप्स का नाम दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव। देखिए 2018 के टाइम हुआ था। जनरली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने को अलग अलग क्रॉप्स का एमएसपी बताती है, उसके बाद ये लोग अनाउंस करते हैं एमएसपी। देखिए मिलेट पे मिलता है अपने को, चाहे कॉफी पे मिलता है, ग्राउंडनट पे मिलता है। तो ये 345 किस में, पहले चेक कर लिए 345 345, तो सी या डी में आंसर होगा, ठीक है ना। अपने को 1 और 6 चेक करना है, 7 चेक करना है। अगर 7 नहीं हुआ तो अपना आंसर सी आ जाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक का देखिए आई एम नॉट श्योर, बट इससे पता चल रहा है कि 1 और 6 तो होना ही है, तो 1 और 6 तो होना ही है। तो इसके हिसाब से देखिए टर्मरिक नॉट श्योर, तो ऊपर रिस्क लूंगा तो मैं सी की तरफ जाऊंगा। और टर्मरिक मैंने सुना नहीं है कि उसमें हमें मिलता है हल्दी के ऊपर, तो विल गो विद सी फॉर द सेफ साइड। पर देखिए इसमें रिस्क है, 50% रिस्क है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता है तो पता है, पर सिंस मुझे यार टर्मरिक वाला नहीं पता था, आई एम टेकिंग अ गेस। 50% रिस्क है इसके अंदर, ठीक है। फैक्चुअल जानकारी आपको याद है तो इजी हो जाएगा आपके लिए, अदरवाइज यू कैन टेक अ गेस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? पखुई जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। फैक्चुअल सवाल, एनवायरमेंट का फैक्चुअल क्वेश्चन। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? पखुई से अपने को नाम पता चलते ही नॉर्थ ईस्ट में तो क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश मोस्ट ऑफ प्रोबेबली, क्योंकि मुझे पता था फैक्ट, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, कई सारे होते हैं, पीएसएलवी, एसएलवी, पीएसएलवी। अभी हम लोग 2022 में 23 में जी रहे हैं, तो हम लोग लाइट लॉन्च व्हीकल बोल के नाम स्टार्ट हो गया उसका, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, इनके रेफरेंस में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पीएसएलवी इज लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेयर एज जीएसएलवी आर डिजाइंड मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब देखिए पीएसएलवी और जीएसएलवी में कॉमन डिफरेंस क्या है? पीएसएलवी जनरली लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके आता सैटेलाइट को, और वो जो होता है पीएसएलवी वो पोलर पोलर सैटेलाइट्स होता है। इसका मतलब वो अर्थ के अराउंड फास्ट घूम सकता है कम टाइम में, तो पूरा अर्थ जो कवर कर सके वो वाला सैटेलाइट जनरली पीएसएलवी लॉन्च करता है। और जो कम्युनिकेशन के लिए होता है वो उसको एक जगह लोकेटेड होना चाहिए। तो जीएसएलवी माने जियो सिंक्रोनस, तो अर्थ से जो सिंक्रोनस रहेगा वहाँ फिक्स रहेगा, वो सैटेलाइट जो होता है मेनली कम्युनिकेशन के लिए यूज आएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगला स्टेटमेंट क्या है? सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ। ये बात गलत है, ये जीएसएलवी से ट्रू है, यस, क्योंकि वो जियो सिंक्रोनस है। फिर जीएसएलवी मार्क 3 जो सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट इंडिया का लॉन्च व्हीकल इंडिया का बना था, 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड द सेकंड एंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजन्स। ये वाला बात देखिए गलत है, 5 स्टेज होता है बेसिकली, तो इसका आंसर होगा ए। Now let's move to the next question. Now let's move to the next question. 96 number question क्या है? With reference to governance of public sector banking in India, consider the following statements. Public sector बैंक का एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, इसको सोचते ही एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है। इनके गवर्नेंस रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही कौन सा रॉन्ग है। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। देखिए स्टेडीली वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है कि ऐसे कंटिन्यूअसली हल्का हल्का करके बढ़ाइए, ऐसे भी तो बढ़ सकता है ना, तो कोई गारंटी नहीं है, तो जनरली इसको रॉन्ग मान के चलेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है? टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। ये हो चुका है, ये अपने को आपको याद होगा शायद मोस्ट प्रोबेबली 2016 एंड में या तो 17 के स्टार्टिंग में ये इनिशिएटिव लिया गया था तो मर्ज करने का, तो 2 इज राइट, इसका आंसर होगा बी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। सीरियल गेंड हल्ड चिकन एग्स गुड फिश प्रोसेस्ड एंड कैन न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल व्हिच ऑफ द अबव आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करोगे 2022 में तो कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको, 2023 में सॉरी, और अभी ये 2018 का सवाल है, उस टाइम कुछ अलग जीएसटी के नॉर्म्स थे, ठीक है। तो एक्जैक्टली आपको सॉल्व करना अभी के टाइम में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक तरह से अभी फैक्चुअल बात हो गया, उस टाइम पे पास्ट वाला बात हो गया। तो देखिए इसमें क्या सही होगा? सीरियल एग्जाम था, कुक चिकन एग्जाम था, न्यूज़पेपर मटेरियल एग्जाम था, फिश प्रोसेस जो है ये एग्जाम्प्टेड नहीं था, तो इसका आंसर होगा 1 2 4 सी इज द आंसर। एक्चुअल थोड़ा सवाल होगा, इसके बारे में आपको एक्जैक्टली पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे, तो दैट इज व्हाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का जो बात होता है फॉरेस्ट एक्ट में दिया कि नहीं दिया, ये बात एक होगा। दूसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टाइगर्स हैज बीन गिवन हैबिटेट राइट्स। टाइगर एक ट्राइब का नाम लग रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये पार्ट, ये जो हक है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नहीं है, 3 इज रॉन्ग, 3 को रॉन्ग करते ही अपने को आंसर आ जाएगा ए। क्योंकि ये जो पावर है एक्चुअल में, जो फर्स्ट ये जो पावर है ये शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक एक्ट है, इसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लैंड राइट्स और हैबिटेट राइट्स के ऊपर डायरेक्टली बात किया गया है। हमेशा की तरह ग्राम सभा के पास राइट्स देने का पावर होता है, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर भी है, तो ग्राम सभा के अंदर ये पावर दिया गया है, ये इंश्योर करना कि उसको हैबिटेट राइट्स मिले। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होता है इस एक्ट के अंदर, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसके अंदर इनका काम होता है ये इंश्योर करना कि ये ग्राम सभा के सामने ये अर्जी डाले और इनको इनका हैबिटेट राइट्स मिले, ठीक है ना।
इस हिसाब से ये एक्ट होगा, ये एक्ट का नाम आपको क्लियर होना चाहिए एंड नॉट द मिनिस्ट्री डायरेक्टली हियर। इन दिस वे आंसर इज ए। अपने को देखिए, दोनों नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, अपने बाकी स्टेटमेंट को रॉन्ग करके बाकी जो सही गेस कर पाए। डिफिकल्ट क्वेश्चन होने के बावजूद भी एक फैक्ट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीज, कौन सा ऐसा ऊपर का जो स्पीशीज है एक प्लांट डिजीज स्प्रेड कर सकता है। बर्ड्स तो स्प्रेड डेफिनेटली कर सकता है, डस्ट भी कर सकता है, नॉर्मली कोई भी डिजीज डस्ट में फ्लो करके वहां पहुंच सकता है। रेन भी, विंड तो डेफिनेटली कर सकता है, रेन मेरे को तो लगता है चारों कर सकता है, क्योंकि चारों जो है ऑल फोर आर कैरियर्स, ये सब कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना, चीजों को कैरी कर सकते हैं, डिजीज को कैरी कर सकते हैं। तो डी इज द आंसर, लॉजिकल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए 2018 प्रीलिम्स का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। तो आज के बाद प्रीलिम्स 2018 कंप्लीट हो जाता है हम लोग का डिस्कशन। अब देखिए इसी मेथड से 10 क्वेश्चन करके ना एवरी 10 डेज हम लोग प्रीलिम्स के हर एक प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स 2019 का, प्रीलिम्स 2020 का, प्रीलिम्स 2021 का, प्रीलिम्स 2022 का, ये चारों का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने नेक्स्ट 40 डेज में हम लोग का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा इजीली, समझ लो। आप 40 डेज आपको पता नहीं चलेगा, डेली आपको 15 to 20 मिनट्स आप दोगे इस डिस्कशन वीडियोस को, सीइंग द क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करोगे तो 15 से 20 मिनट में आपका 10 क्वेश्चन डेली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सिंप्लिसिटी से हम लोग कर रहे हैं, तो ट्राई टू फॉलो दिस इनिशिएटिव डेली, आपके लिए अच्छा रहेगा। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर होता है, ये फैक्चुअल जानकारी है, तो आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी ये ध्यान रखिए, जनरली कभी कोई मिनिस्ट्री का नाम दिया रहे किसी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में, जनरली वो रॉन्ग दिया जाता है, ये किसी का ट्रेंड है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जो संस्था है, फंक्शन एज सेक्रेटरीट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी, बिल्कुल सही बात है। सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, ये भी सही बात है, ये आंसर है। अभी आप लोग पता कीजिएगा इसमें इंडिया में ऑर्गेनिक स्टेट है, ये पता कीजिएगा, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेष फॉर द एग्जामिनेशन।